पापा जी को तो मेरा हाथ का खाना पसंद भी नहीं है। नई नई शादी हुई है, अभी एडजस्ट कर ले। हालांकि मेरा पहला तो यही है कि जो मूवी के अंदर आपने दिखाया है वो कितना आप उससे रिलेट करती हैं, और क्या कभी इस तरह की सिचुएशन आपके सामने भी आई जब आपको लगा कि मैं जो कर रही हूँ ये एक आइडियल जो एक फ्रेम सेट ऑफ जब तक पापा से भी आपको जो है फाइट करनी पड़ी या कन्विंस करना पड़ा उनको, उसमें फिट नहीं बैठते हैं। जब मैंने आईएमसी में एडमिशन लिया था 3 घंटे मेरे पिताजी मुझसे नाराज़ रहे थे और 3 घंटे भाषण देते रहे थे कि तुम करोगे क्या। मुझे हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में भेजा गया और मेरे भाइयों को पब्लिक स्कूल्स में भेजा गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल में या फिर डीएवी में, जो भी मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में। मैं लड़ती रही, मतलब 8th क्लास में तो मैंने कहा कि मैं जाऊंगी नहीं स्कूल। मैंने सुना अनशन पे बैठ गई थी। मैं अनशन में बैठ गई थी। गिल्ट, मतलब गिल्ट इज़ योर मिडिल नेम। अगर आप औरत हैं तो वो तो आपका मिडिल नेम है, आपको वो डील करना ही है। तो इसलिए ऋचा का किरदार जो है वो किसी भी हिंदुस्तानी लड़की का या साउथ एशियन लड़की का, या मुझे लगता है दुनिया में भी काफ़ी मतलब बहुत कुछ बदला नहीं है, तो उसका किरदार हो सकता है और इसलिए शायद इतना रेजोनेंस है। काम वाली मिल जाएगी। 50-60 पेशेंट्स देख के आया हूँ और तुम आते ही शुरू हो गई। फ्री काम है, चाहे वो ब्लू स्कार्फ से शुरू करके और लास्ट में मिसेज तक में बीच में ग्रहण भी है जो आपका मेरे ख्याल से आर्या भी है, जो कि पहला फिल्मी या वेब सीरीज के अडेप्टेशन के लिए। ऐसा लग रहा है इसके घर वालों ने अत्याचार किया, इसका पति तो पता नहीं कितना जुल्मी होगा, पूछो मत। उनको ऑन कैमरा तो धन्यवाद बोलिए कि बिल्कुल मनीष चौधरी, थैंक यू। सरस्वती से लक्ष्मी कमाने की कला है, जरा वो हमें भी बताइए। और हमारे साथ बहुत सारे लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे, कहते हैं मैं भी अनु सिंह चौधरी की तरह लिखूंगा या लिखूंगी और वैसे ही पैसा कमाऊंगे। वेब सीरीज लिखा, बहुत मोटा पैसा मिला हुआ है। 6 जीरो में सबसे कम क्या हो सकता है? अच्छा। आंकड़ा वो मांगा जाए। बाद में मुझे पता चला कि भाई यहाँ तो 7 फिगर 7 पता कि हुक पॉइंट, तो हुक पॉइंट 3 चीज़ों से बड़ी आसानी से आ जाता है ना, वायलेंस से, न्यूडिटी से, और बहुत भद्दे मजाक। अंग्रेजी हल्का हल्का कमजोर होगा, लिटिल आता होगा, तो आपको अंग्रेजी आती है? There is nobody who must be challenging my English speaking skills, Mr. Mihir Ranjan. इस दुनिया में जो सबसे छोटा पार्टिकल होता है उसको कहते हैं अणु, मतलब सबसे छोटा, उसको आप ब्रेक नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब वो कई सारे अणु आपस में जुड़ते हैं तो कई बार वो पोखरन भी हो सकता है और कई बार हिरोशिमा और नागासाकी भी। मतलब उसकी ताकत का एहसास मैं बता रहा हूँ कि अणु की ताकत कितनी होती है। और ये ताकत अगर आप इंसान में, जानवरों में ऐसे देखेंगे तो लोग ताकत का अगर किसी को बताना होता है तो कहते हैं कि सिंह से ताकत होनी चाहिए, उसके जैसा फौलाद सा जिगर होना चाहिए। और ये दोनों चीज़ होता है तो इंसान क्या बन जाता है? चौधरी। तो मेरी आज की जो गेस्ट हैं उसमें इन तीनों ही चीज़ों का मिश्रण है, क्योंकि उनका नाम है अनु सिंह चौधरी। अनु, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे बेहतर परिचय आज तक कभी किसी ने नहीं दिया मेरे। बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अनु के साथ बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन पहले मैं बताता हूँ इनके साथ मेरा रिश्ता कुछ अलग सा और कुछ स्पेशल सा है। क्या है? तो सबसे पहले तो ये उसी गुरुकुल के पढ़े हुए जहाँ के हम दोनों ही हैं। हम दोनों से मेरा मतलब मैं मिहिर और मेरे साथ ये बैठी हुई है प्रियंका। ये मेरी दोस्त भी हैं, मेरी पत्नी भी हैं, मतलब मिसेज MRS, और साथ में इस कनेक्ट जिस चैनल पे आप पॉडकास्ट देखते हैं उसकी ये मेरी पार्टनर भी हैं। तो इसीलिए ये चर्चा थोड़ी स्पेशल होगी, और स्पेशल इसलिए होगी, और इसका भी जो मौजू कह लीजिए कि क्यों इस वक्त होना चाहिए, क्योंकि एक तरफ मिसेज को लिखने वाली अनु है और दूसरी तरफ मेरे सामने मेरे साथ मेरी मिसेज हैं। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, कोई ये नहीं कहेगा कि तुम पुरुषों के हिसाब से सोच रहे थे या तुम्हारे सवाल में कोई बायस था, तो मैं जहाँ कहीं भी बायस दिखेगा वहाँ काटने के लिए भी ये हैं। अनु के बारे में बाकी चीज़ों करने बताने से पहले आपको मैं बताऊं कि इनके पास कहानियां बहुत सारी हैं, और उन कहानियों को मैंने जितना देखा और समझा, उन कहानियों में स्त्री है, महिला है। कभी वो छोटी लड़की हो सकती है, कभी बड़ी हो सकती है, कभी बगावती उसके तेवर हो सकते हैं, कभी प्यार मोहब्बत वाले, लेकिन उन सब के पास जीतने के लिए पूरा आकाश है। और वो जब आसमां जीतने के लिए चलती हैं तो लिटरली वो आसमान पे चलती हैं, आसमान पे अपने कदमों से उसको रौंदते हुए आगे बढ़ती हैं, फैलाती हैं बाहें। कई बार उसमें दुख दर्द भी है, कई बार प्यार मोहब्बत, और कई बार समर्पण भी है। तो आज अनु से तमाम चीज़ें पूछेंगे, और ये भी पूछेंगे कि आखिर कहाँ से शुरुआत हुई और फिर चलते चलते वो कैसे यहाँ तक आ गई। अनु, ये बताइए, मैं पहला सवाल इसलिए मिसेज से ही शुरू करूँगा क्योंकि अभी आजकल उसकी बड़ी चर्चा हो रही है, वो बड़ी सहजता है। आप भी मिसेज हैं, ठीक है,
और जिस किसी ने भी उस कहानी को देखा होगा उसके मन में एक कसक और एक टीस लास्ट में रह जाती है। आज आप एक कामयाब लेखक के तौर पे मेरे सामने बैठी हुई हैं और ये आसान नहीं रहा होगा। बतौर मिसेज आपकी जर्नी कैसी रही? क्योंकि आपको अगर घर का सपोर्ट ना मिला होता, मैं सिर्फ हस्बैंड की बात नहीं कर रहा, परिवार, भाई बहन, पिता माता, तो शायद आप आज तक इस मुकाम पर नहीं पहुंचती। तो पहले वो सफ़र बताइए, फिर कहानियों का सिलसिला शुरू करेंगे। फिर बीच में मुझे पता है प्रियंका बहुत सारी बातों पे मुझे जो धोएगी भी, तो प्लीज़ पहले वो बताइए। मिसेस से पहले जहाँ सुश्री या मिस बनकर मैं पैदा हुई उसकी बात करना बहुत ज़रूरी है। मैं बिहार के एक गांव में पैदा हुई, सिवान ज़िले के, और दोनों तरफ ननिहाल और बाबा का घर दोनों आसपास ही था। और कमाल की बात यह है कि मेरे मम्मी पापा एक स्कूल में पढ़े, फिर एक कॉलेज में भी गए, तो बड़ी एक किस्म की उनकी परवरिश भी रही। तो दोनों तरफ से हालांकि वैल्यू सिस्टम एक जैसा मिलना चाहिए था, लेकिन बड़ी अद्भुत बात है कि बिल्कुल जुदा था। तो मेरी ननिहाल जो थी वो बहुत प्रोग्रेसिव थी। मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर जो थे, मेरे परनाना, वो सोशलिस्ट थे, पार्लियामेंटेरियन थे, बहुत मशहूर वक्ता, सांसद, नाम अपने भी वक्त के बताइए नेता श्री रामदेव सिंह, अच्छा। और विजनरी थे, और बहुत एजुकेशन को लेकर बड़ी बड़ी मतलब उनमें बहुत एक किस्म का जज्बा था। लेजेंड ये कहता है कि मेरी नानी की शादी उन्होंने नाना से इसलिए करवाई क्योंकि वो जब मेरे नानी के पिता से मिलने आए तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर एक छोटी लड़की लालटेन की रोशनी में किताब पढ़ रही है। तो उनको लगा कि ये लड़की सही होगी मेरे बेटे के लिए। तो वो वाला जीन है, तो वो जीन है। और मैं तो ननिहाल की तरफ से, मेरी माँ की तरफ से, मैं उस परिवार से आती हूँ जहाँ हर औरत काम करती है, चाहे वो पढ़ाती है या फिर किसी न किसी तरीके से उसने खुद को। और ये सारी महिलाएं जो आई परिवारों में बहुएं बनकर आई, जो या तो इंटर पढ़ के आई थी या ग्रेजुएशन कर रही थी, उन सबको पढ़ाया गया और सब ने फिर काम किया। तो उस वहाँ से मेरी माँ की परंपरा है। और मैं पिता का जो घर है वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा आपने मिसेस में देखा। बहुत पेट्रियार्कल, जहाँ पर सारे कॉन्वर्सेशंस खाने के आसपास होते थे, और सब कुछ मतलब रसोई जिस तरह से जलती थी उसका एक ही उद्देश्य होता था कि घर के पुरुषों को अलग अलग स्वाद के हिसाब से उनको केटर किया जा सके। स्त्रियों की कोई जगह नहीं थी, कोई जगह नहीं थी। और ये दोनों बड़ा कमाल था, ये जो पैराडॉक्स था, जो कि 1 किलोमीटर से कम के दायरे में था। दोनों गाँव जो थे बिल्कुल अगल बगल के गाँव थे, और ये जो पैराडॉक्स था वो देखते देखते मैं बड़ी हुई थी। मैं दोनों तरफ की सबसे बड़ी बेटी हूँ। मैं नानी की भी सबसे पहली ग्रैंड चाइल्ड थी, बाबा दादी की भी, और पूरी पीढ़ियों में दोनों तरफ सबसे बड़ी हूँ। तो मुझे इस लिहाज से बहुत मेरे दोनों सेट ऑफ ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स जिंदा थे जब मैं बड़ी हो रही थी। तो कई पीढ़ियों का देखने का मौका मिला, और ये भी देखने का मौका मिला कि वहीं उसी घर पे, उसी द्वार पे लाठी लेके लोग बैठते थे कि घर की बेटी को निकल के और उसको या नदी के पास या गांव के किसी शादी में या किसी और के यहाँ आंगन से बाहर नहीं निकलने देंगे। मुझे अपनी याददाश्त में ये बात याद है कि ये है कि मेरी माँ, जब हम लोग रांची से गर्मी छुट्टियों में सिवान गाँव जाया करते थे, तो मई जून की चिलचिलाती गर्मी में बनारसी चादर निकालती थी और गाड़ी में ओढ़ के जाती थी जब उनको अपने ससुराल में घुसना होता था। अच्छा। तो ये मतलब मेरी बहुत अद्भुत बात थी। और मैं तुरंत जब ननिहाल जाती थी तो मेरी मामी ट्रैक्टर चला रही होती थी, मेरी मौसी कॉलेज पढ़ने जा रही होती थी। तो मुझे बहुत बचपन से पता था कि ये वाली चॉइस जो है ना, ये मेरे लिए सही है और मुझे ये बनना है। तो कॉन्ट्रास्ट था, और जो कॉन्ट्रास्ट में क्या चुनना था बहुत क्लियर था, और इसलिए मेरा अलायंस भी बहुत बहुत क्लियर था। तो उस बीच में हालांकि ये भी था कि जो मेरे करीबी लोग थे, जैसे मेरे बाबा ने मुझे पाला, तो वो बहुत प्रोग्रेसिव थे, देश दुनिया घूमे हुए थे, इंजीनियर थे, तो उनको लगता था कि बाहर पढ़ने जाए। मेरे पापा मुझे लेके बहुत एम्बिशियस थे, उनको लगता था कविताएं करे और अपने परनाना की तरह वक्ता बने, लेकिन दायरे उन्होंने तय कर रखे थे। एक जो दायरा जो मैं बताना चाहूँगी वो ये कि मुझे हिंदी मीडियम सरकारी स्कूल में भेजा गया और मेरे भाइयों को पब्लिक स्कूल्स में भेजा गया, दिल्ली पब्लिक स्कूल में या फिर डीएवी में, जो भी मतलब इंग्लिश मीडियम स्कूल में। मैं लड़ती रही, मतलब 8th क्लास में तो मैंने कहा कि मैं जाऊंगी नहीं स्कूल। मैंने सुना अनशन पे बैठ गई थी। मैं अनशन में बैठ गई थी कि नहीं, अगर आप लोग मेरा स्कूल नहीं चेंज करोगे। और मैं पढ़ने में अच्छी थी, मतलब आई वाज क्वाइट अ गुड स्टूडेंट। जो भी हुआ, अजय रही हो, नहीं हुआ, बाद में मैं गई। मैंने एक्चुअली इंग्लिश मीडियम में सिर्फ 2 साल पढ़ाई की, बाकी मेरी सारी पढ़ाई हिंदी माध्यम में हुई है। लेकिन
वो जो जुनून था ना पढ़ने का और सीखने का, वो ये था कि मैं ना सिर्फ अपनी किताबें पढ़ती थी बल्कि अपने भाई की किताबें भी चाट जाती थी। अच्छा। तो मतलब लिटरेचर हो या मैंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स दोनों भाषाओं में पढ़ा है, तो मेरे लिए बड़ा आसान था स्विच करना दोनों लैंग्वेजेस में, और बहुत जल्दी ये काम मैंने करना शुरू कर दिया था। तो मैं ट्रांसलेट बहुत जल्दी करती थी। मैं हर तरह के मेरे पापा को एक भूत सवार होता था साल के आखिर में कि ईयर एंडर लिखा करो। अच्छा। हम 7वीं 8वीं में थे तो मेरे भाई गच्चा मार जाते थे, मैं बड़ी शिद्दत से लिखती थी, हिंदी में भी लिखती थी और इंग्लिश में भी लिखती थी। तो वो अलग किस्म की ट्रेनिंग रही जो जर्नलिज्म के दिनों में बड़ी काम आई। जी बिल्कुल। लेकिन भाषा के साथ और जिस परिवेश से आप आते हैं उसके साथ आपका रिश्ता क्या हो, ये समझ बड़ी जल्दी पैदा हो गई थी। और ये भी कि कौन सा रास्ता चुनने से आप आगे तक जा पाएंगे। उसका दूसरा उदाहरण ये था कि जब मैं ग्रेजुएशन करने आ रही थी तो मेरे पास और ऑप्शंस थे कि मैं और सब्जेक्ट्स पढ़ती, मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ सकती थी, हिस्ट्री पढ़ सकती थी, कोई और सब्जेक्ट पढ़ सकती थी। लेकिन मुझे समझ में आ गया बहुत जल्दी कि अगर मैं हिंदी साहित्य पढ़ूं तो मैं क्योंकि मुझे अंग्रेजी भी आती है तो मैं उन स्टूडेंट्स में से बड़ी जल्दी बड़ी तेजी ये बताना से जरूरी है कि क्योंकि मुझे अंग्रेजी भी आती है। और तो मेरे लिए बड़ा आसान हो जाएगा, मतलब मेरे लिए मैं बहुत अच्छा करूँगी। और यही हुआ। IIMC में भी मैंने हिंदी जर्नलिज्म में पढ़ाई की, लेकिन जब मेरी पहली नौकरी लगी तो वो एक्चुअली एक इंग्लिश प्लेटफॉर्म के लिए लगी। और मैं पहले इंग्लिश में लिख रही थी, फिर हिंदी में भी ट्रांसलेट कर रही थी क्योंकि वो बाद में लैंग्वेजेस भी डेवलप करना चाहते थे। तो कहने का मतलब ये कि जो आपने सवाल पूछा कि जो परिवेश था या जहाँ से, तो बिल्कुल उसमें हर तरह के लोग थे, बहुत एम्पावरिंग इनेबलिंग लोग भी थे। और मैंने हर बार ये बात कही है कि मेरे लिए आज तक मेरे सबसे अच्छे एलाइज एक्चुअली पुरुष हैं, जो मुझे अपने परनाना से, बाबा से, बाकी और पुरुषों से मिला, पिताजी से मिला, भाइयों से मिला, बाद में दोस्तों से मिला, बाद में पति से मिला, बाद में ससुराल के लोगों से मिला। वो एक किस्म का जो एम्पावरमेंट मिला वो इसलिए भी क्योंकि अब मुझे समझ में आता है कि उनको समझ में आ गया था कि ये करेगी तो वही जो करना चाहती है। तो वो नेगोशिएट करके और अपनी जगह बनाते हुए कि ये करूँगी। और उसके लिए जब मैंने IIMC में एडमिशन लिया था 3 घंटे मेरे पिताजी मुझसे नाराज़ रहे थे और 3 घंटे भाषण देते रहे थे कि तुम करोगे क्या बरखा दत्त की तरह कैमरा लेके और नेताओं के पीछे करो। 3 घंटे स्टिल बहुत कम है। अगर हम आज भी देखें अपने देश में औरतों की स्थिति, लोग 3-3 साल तक एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये इस हिसाब से तो मुझे ये कहना पड़ेगा कि आप लकी ही हैं। बहुत तो ये है कि क्योंकि अगर टेक अवे की तरह से है ये कि 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं आपके सवाल के जवाब में। वो आते आता है, मतलब ज़िंदगी सिखाती है आपको। ऐसा नहीं होता कि घुट्टी में पी कर कोई आपको सिखा देता है या आप बड़े किए जाते हैं। वो ये कि आप अपनी हकीकत से, अपनी रियलिटीज़ से कितने करीब हैं और कितने वाकिफ़ हैं, अपनी जड़ों से कितने जुड़े हुए हैं। तो आपको अपने उड़ान का और छलांग का कितनी ऊंची हो उसका अंदाज़ा रहेगा। यू विल ऑलवेज नो हाउ मच लिबर्टी कैन यू टेक, कितना आप पुश कर सकते हैं। दूसरा कि नेगोशिएशन हमेशा ज़रूरी होता है, मतलब कांस्टेंट नेगोशिएशन। आप कॉन्स्टेंटली रिश्तों में पहले आप अपने बच्चे होते हैं, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ नेगोशिएट कर रहे होते हैं, उसके बाद फिर धीरे धीरे समाज के साथ, आसपास के लोगों के साथ कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद जब आप रिलेशनशिप में होते हैं, चाहे आप मर्द हो या औरत हो, कांस्टेंट नेगोशिएशन। और इसके लिए तीसरी जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो क्लैरिटी ऑफ योर ओन थॉट्स, कि आपको क्या चाहिए। अगर आपको पता हो कि आपको क्या चाहिए तो धीरे धीरे करके ना आपके अलाइज भी बनने लगते हैं। दिक्कत वहाँ आती है जब आपको पता नहीं होता कि आपको क्या चाहिए। सो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये वाला जो दोनों चीज़ एक साथ सवाल है मेरा। पहला तो यही है कि जो मूवी के अंदर आपने दिखाया है वो कितना आप उससे रिलेट करती हैं, और क्या कभी इस तरह की सिचुएशन आपके सामने भी आई जब आपको लगा कि मैं जो कर रही हूँ ये एक आइडियल जो एक फ्रेम सेट ऑफ जब तक पापा से भी आपको जो है फाइट करनी पड़ी या कन्विंस करना पड़ा उनको, उसमें फिट नहीं बैठते हैं। वो ये तो बहुत नेचुरल है ना, ज़िंदगी का हिस्सा है, वो कंडीशनिंग है इस तरह की कि आप गिल्ट, मतलब गिल्ट इज़ योर मिडिल नेम। अगर आप औरत हैं तो वो तो आपका मिडिल नेम है, आपको वो डील करना ही है। और ऋचा के संदर्भ में और उससे मेरी रिलेटेबिलिटी के संदर्भ में ये है कि हम सब अच्छी लड़की बनना चाहते हैं, हम सब वैलिडेशन चाहते हैं, क्योंकि हम सबको चाहिए कि और सिर्फ इसलिए, और उसकी मंशा सिर्फ इतनी है कि सब कुछ खुशहाल रहे और पीस और हार्मनी बनी रहे। हमको कहीं कुछ चैलेंज नहीं करना है, हमको स्टेटस को इसलिए नहीं चैलेंज करना है क्योंकि हम नहीं चाहते कि अननेसेसरीली, मतलब किसी बात पे विवाद हो, कोई झगड़ा हो,
तो ऐसा नहीं है कि मेरे अपनी ज़िंदगी के क्रम में मतलब मैं मिड 40s में हूँ तो अच्छी खासी ज़िंदगी जीत चुकी हूँ, और ऋचा से उस लिहाज से 20 साल तो बड़ी हूँ, तो 20 साल की ज़िंदगी मैंने देख ली। और उस 20 साल में कई बार ऐसा हुआ कि आपने अपने क्लैरिटी के बावजूद अपनी चाहत को और अपने ख्वाबों को दरकिनार किया, क्योंकि आपकी बड़े रोल्स हैं और वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी उतनी ही जायज़ हैं, उनको उतनी ही शिद्दत से निभाना है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ कि नेगोशिएट करना, जब आप वो कॉन्स्टेंटली आप लाइफ के साथ भी नेगोशिएट कर रहे होते हैं, तो वही काम ऋचा करती है। ऋचा के पास जब उसको कहा जाता है, उसको पता है कि मेरे पेरेंट्स वेलबींग चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि वो बाहर नहीं जा रही, या ऐसा नहीं है कि वो किसी और से पसंद से शादी नहीं कर सकती, पर उसका वो बैंडविड्थ ही नहीं है, उसको बहुत पैशनेट है वो अपने काम को लेकर, उसको डांस से फुर्सत ही नहीं मिलती, हाँ कोरियोग्राफी करनी है, उसको सीखना है, वो बहुत वाइब्रेंट और मतलब उस तरह से बहुत वाइवेशियस कैरेक्टर है, उसको बहुत नई चीज़ सीखनी है, तो उसके पास इतना बैंडविड्थ नहीं है, और कंप्लीट ट्रस्ट है कि जिस सिस्टम में उसको डाला जाएगा, जैसे उसका दिल साफ है वैसे ही सिस्टम में वहाँ जाएगी, जहाँ उसके काम की वैसे ही कद्र होगी जैसे वो किसी और के काम की कद्र करती है। तो एक्चुअली अगर आपको उसका सीन याद होगा, तो जब उसके हस्बैंड उसको बताते हैं कि मैं गायनेकोलॉजिस्ट हूँ, तो बहुत खुश हो कि वो बोलती है कि ओ फीमेल एनाटमी, पहली बार किसी से मिल रही हूँ जो फीमेल एनाटमी का डॉक्टर हो, तो उसको मतलब ये सेंस ऑफ रिस्पेक्ट है उसके लिए, बड़ी बहुत बड़ी बात है। तो बस वो इतना ही चाहती है ना कि जिस तरह से उसने किसी और के काम को, अपने पार्टनर के काम को इतने आदर से और इतने प्यार से स्वीकार किया है, वैसे ही थोड़ी सी उसकी मोहब्बत, तो ज़्यादातर मामलों में ये नहीं हो पाता है, क्योंकि आपका काम ये मान लिया जाता है कि प्राइमरी केयर टेकर का है, ये मान लिया जाता है कि खुश रखने का है, ये मान लिया जाता है कि सबके वैलिडेशन के साथ ही किया जाना चाहिए, ये मान लिया जाता है कि पहले बाकी लोगों की इच्छाएं होंगी और उसके बाद आपकी इच्छाएं होंगी। तो इसलिए ऋचा का किरदार जो है वो किसी भी हिंदुस्तानी लड़की का या साउथ एशियन लड़की का, या मुझे लगता है दुनिया में भी काफ़ी मतलब बहुत कुछ बदला नहीं है, तो उसका किरदार हो सकता है, और इसलिए शायद इतना रेजोनेंस है, और इसलिए जब वो चॉइसेस अपने लिए लेना शुरू करती है, आखिर में लेती है, तो इतना रेजोनेट करता है इतना स्ट्रांगली इतनी सारी महिलाओं या लड़कियों के साथ। और वो सबसे बड़ा सबक है कि क्लैरिटी और क्या रेजोनेट करता है और क्या, किससे आपको डिसोनेंस है, किससे आपको तकलीफ़ है। अगर जिस चीज़ से आपको तकलीफ़ है ना, उस सिचुएशन से निकल के चले आना, मैं ये बात बार कहती हूँ कि ये सिर्फ एक पर्सनल एक्ट नहीं है, ये एक्चुअली दिस इज़ एन एक्ट ऑफ चेंज, दिस इज़ अ वेरी स्मॉल एक्ट, लेकिन ये सिर्फ रिबेलियन का एक्ट नहीं है, एक्चुअली एक रेवोल्यूशन का एक्ट है, क्योंकि जब आप एक बहुत टॉक्सिक सिचुएशन से या स्टेटस को जो कि आपको रिस्पेक्ट नहीं करता, ऑनर नहीं करता, आपके सपनों की कदर नहीं करता, जब आप उससे जुदा हो रहे हैं, तो आप फिनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ जा रहे हैं, आप अपनी पहचान लेने की तरफ जा रहे हैं, आप अपने हुनर को तराशने की तरफ जा रहे हैं, आप बेहतर मेहनत करने की तरफ जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप बेहतर नागरिक बनने जा रहे हैं, जिसका मतलब है कि शायद आप टैक्स पेइंग होंगे, जिसका मतलब है कि आप वर्किंग प्रोफेशनल होंगे, और जिस वर्क फोर्स की हमारे देश को सख्त ज़रूरत है उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, और जिसका मतलब है कि आप एक खुश इंसान रहेंगे, और जब आप खुश रहेंगे तो आसपास को खुश रखेंगे, वरना तो फिर हम बेस्ट थिंग जो मुझे लगी इसमें पर्टिकुलरली वो ये था कि जो आपको दिखाया कि उसने थोड़ा टाइम वेट भी किया, एडजस्ट करनी, जैसे नॉर्मली क्या तो लोग कहते हैं कि अरे नहीं आजकल की तो जनरेशन ही ऐसी हो गई है, इनको तो रिश्ते निभाने नहीं आते, राइट, तो वो चीज़ नहीं दिखाई है मूवी में। दिखाया कि उसने कोशिश की अपनी तरफ से जितना एडजस्ट कर सकती थी, जो कर सकती थी वो सब कुछ किया, लेकिन एक टाइम ऐसा जैसे लगा कि नहीं बस दिस इज डन, तो वो आई थिंक बहुत अच्छी, मतलब मुझे पर्सनली मुझे ये चीज़, ये मैसेज बहुत अच्छा लगा इस मूवी में। बिल्कुल, और ये हम सब की ये तो इंसानी तेवर भी है ना। अगेन मैं कह रही हूँ कि अगर इसे जेंडर, ऑफ कोर्स जेंडर पॉलिटिक्स बहुत बड़ा रोल निभाता है, लेकिन अगर आप सिर्फ एक इंसान के तौर पर उसको देखें कि अगर आप ऐसे किसी टॉक्सिक सिचुएशन में हो, जहाँ चाहे वो वर्क इन्वायरमेंट में हो या किसी रिश्ते में हो, चाहे वो किसी भी क्लोजेस्ट रिश्ते में हो, जहाँ बड़े भाई छोटे भाई के बीच में हो या माता पिता के साथ हो, जो कि एम्पावरिंग नहीं हो, जो कॉन्स्टेंटली ह्यूमिलिएटिंग हो, तो आप कब तक उसको ढोते रहेंगे। और जब अगर आप उससे जुदा नहीं हो रहे हैं, तो फिर आप अपनी ज़िंदगी के मेन किरदार नहीं बन रहे हैं ना। So it's as simple as that, and that is what Richa does. She becomes the main character of a story. और यही एक सबक है जो मैं अपने लिए भी मतलब बचाए रखना चाहती हूँ, रिचा के किरदार से सीखकर, और अपनी ज़िंदगी के लिए भी बचाए रखना चाहती हूँ। अनु, ऐसा है कि आप जितनी देर से कहानी सुना रही हैं ना, आपके पास तो कहानियाँ बहुत सारी हैं, और आपकी खुद की कहानी भी इतनी इंटरेस्टिंग है कि पूछिए मत।
आपके काम को, जो लिटरेरी काम है, चाहे वो ब्लू स्कार्फ से शुरू करके और लास्ट में मिसेज तक में, बीच में ग्रहण भी है जो आपका मेरे ख्याल से आर्या भी है, जो कि पहला फिल्मी या वेब सीरीज़ के अडेप्टेशन के लिए, फिर दूसरा लिखा, तीसरा लिखा, चौथा, और माशाल्लाह भगवान करे कि आप लगातार लिखते ही जाएं। उसको देखने के बाद दो मेरे इन्फरेंस हैं और इसको आप गौर से सुनिए और बताइए। पहला तो इन्फरेंस ये लगता है, कोई दूसरा आदमी देखेगा कहेगा यार ये अबला नारी है, अबला नारी इन द सेंस सताई हुई है, ऐसा लग रहा है इसके घर वालों ने अत्याचार किया, इसका पति तो पता नहीं कितना जुल्मी होगा, पूछो नहीं, मत। सारे कैरेक्टर ऐसे कोई नहीं, भी आप नहीं, आर्या को आर्या देखेंगे। तो देख सुन तो लीजिए आप। सुन तो नहीं लीजिए। नहीं, अरे मिसेज को देख के कह रहा हूँ मैं, ठीक है, आगे मैं पीछे भी जा रहा हूँ। पर वो अबला नहीं है। ठीक नहीं, अब सताई हुई, परेशान की हुई, जिस पे अत्याचार ही, तो भाई एक लड़की को उसके घर में, अगर मान लीजिए किसी को नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस कह रहा हूँ, किसी को घर छोड़ना पड़ जाए तो नॉर्मल नहीं होगा। नहीं There is बिल्कुल something wrong with that. नहीं, पर वो विक्टिम नहीं है, इज ऑल आई एम सेइंग। ठीक है, विक्टिम नहीं है, लेकिन सिचुएशन वाइज नॉट नॉर्मल, Yes. तो इसीलिए उसको छोड़ना पड़ा। मगर आपकी असली ज़िंदगी ऐसी है कि कोई भी सुनेगा और देखेगा तो कहेगा कि भगवान मत ऐसा सबको दे। आपके पति बहुत सपोर्टिव हैं, बता दीजिए नाम तो कम से कम बताइए उनको ऑन कैमरा, तो धन्यवाद बोलिए कि मनीष। बिल्कुल, मनीष चौधरी, थैंक यू। नहीं एक्चुअली मतलब नहीं पति नहीं, अब पूरे ये तो बात आधी रहेगी इसलिए ना। तो पहला मनीष जी को धन्यवाद, दूसरा धन्यवाद ये कि बंदिशें तमाम तरह की होती है और कुछ चीज़ें जो है, मैं बीइंग अ मेल कह रहा हूँ, कई बार क्या होता है ना कि भाई, पिता, हस्बैंड बहुत सारी चीज़ इसलिए नहीं करता कि वो बंधन लगाना चाहता, वो प्रोटेक्टिव हो जाता है इसलिए करता है, और लड़की को लगता है कई बार कि यार ये तो मेरे पे जो है बंदिशें डाल रहा है। कई बार मोटिव नहीं भी होता लेकिन लगता है। खैर वो एक निजी जी, इसमें इसी से जो ये बता रहे हैं मेहर, उसी से जुड़ा सवाल है मेरा। मैंने कहीं आपका पहले भी कोई एक इंटरव्यू सुन रही थी, उसमें आपने बोला कि मैं खासकर अपने बाबा के आप बहुत रिस्पेक्ट करती हैं और बताती हैं मेरे फादर ने भी बहुत कुछ किया है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, जैसे आपने बताया कि मेरे जो पूरा किचन था, ये सब कुछ था, मतलब किचन ही नहीं पूरा घर, तो बाबा के आसपास कि उनको क्या चाहिए, उनके लिए आपको चप्पल लेके दौड़ना पड़ता है क्योंकि वो कंफर्टेबली मतलब आए हैं घर के अंदर, वॉटेवर। तो बात ये ना जो इन्होंने मेहर ने कही कि कई चीज़ें ऐसा लगता है कि हम प्रोटेक्शन में कर रहे हैं, हम सामने वाले कर रहे हैं कि वो सामने वाले को चाहिए नहीं, यू नो दिस इज द डिफरेंस। सामने वाले कर रहे हैं कि बहुत अच्छा है सब कुछ, क्योंकि उन्होंने शायद देखा ही वैसे है, उनको लगता है कि यस एग्जैक्टली। तो ऐसा नहीं है, मैं एग्री करती हूँ इनसे कि इंटेंशन गलत नहीं है, बट वो सामने वाला शायद उसमें कंफर्टेबल नहीं है, वो अंदर अंदर खत्म हो रहा है। मैंने खुद नहीं देखा है, मैं खुद एक छोटे से गांव से आती हूँ, मैंने बिल्कुल सब कुछ अपने सामने देखा है और मुझे समझ आता है कि उनकी इंटेंशन गलत नहीं है, बट आपके लिए वो ओके नहीं है सिचुएशन, बिल्कुल। तो उसमें से निकल के आना भी ईजी नहीं है। फिर अगेन जो आपके पास अच्छी लड़की का ठप्पा है जिसको लेकर के, और होता क्या है कि जो मेरा यहाँ पे सवाल है वो ये कि एक अच्छी लड़की किसी भी किरदार में, वो बेटी भी हो सकती है, वो पत्नी भी हो सकती है, बहन भी हो सकती है, वहाँ से निकल के जब आप अपने लिए कुछ करने की कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं वो इमेज टूटती है, लोगों के मन में टूटती है। उनको लगता है अरे यार इनको तो अपनी ही बारे में सोचने की, और पर्टिकुलरली अगर आप बचपन से वैसे होते हैं ईजी होता है एडजस्ट करना, या मतलब एक्सेप्ट करना, सॉरी। आप बाद में आकर अगर कुछ चीज़ें करने लगते हैं तो लोगों को लगता है कि आप तो भाई ये बदल गई हैं, ये पहली चीज़ आती है, आप तो ये बदल गई हैं, और फिर आप उसी डिलेमा में रह जाते हैं पूरी ज़िंदगी कि आपको उस किरदार में फिट होना था, अच्छी लड़की वाले में, अच्छे रोल में, या फिर आपको अपने लिए जीना है। तो यही चीज़ है कि ये कहीं ना कहीं मैं भी लगातार इस चीज़ पर सोचती हूँ कि अपने लिए जीना शुड बी द टॉप ऑफ द प्रायोरिटी, या जो आपके करीबी रिश्ते हैं उनको साथ लेकर के उसमें अपनी जगह बनाना, दैट शुड बी द आइडियल सिचुएशन। बिल्कुल नहीं, बट मिहिर की बात का जवाब देती हूँ कि बिल्कुल सच बात यह है कि जो हालात जिस तरह के थे और जिस तरह का सपोर्ट था, या फिर जो सबब बना मेरे काम करने का लगातार, वो नहीं हुआ होता अगर मनीष चौधरी से मेरी शादी नहीं हुई होती, या मैं मनीष जी सुन लीजिए, आपको धन्यवाद या इतनी बेहतर जो कहते हैं लोग कि बड़ी टैलेंटेड है, बड़ी बहुत अच्छी राइटर है, मैं वो नहीं बन पाती अगर मैं आदित्य आद्या की माँ नहीं होती, क्योंकि उसके साथ ना एक जो उन बच्चों की माँ होने की वजह से, या एक परिवार में पैदा होने और दूसरे परिवार में ब्याह दिए जाने की वजह से जो आपका जो अनुभव आता है और उसको शिद्दत से जीने का जो चाहत होती है, जिससे आप लाइफ एक्सपीरियंसेस इकट्ठा करते हैं, उससे बनी है ये कहानियाँ। बिल्कुल। तो ये इसलिए इसको मतलब वो सोर्स, मैं माध्यम हूँ, सोर्स तो एक्चुअली वो ज़मीन है जहाँ से मैं हूँ, और वो उड़ान है जो मैंने भरी, मैं तो बीच का हिस्सा हूँ, मतलब मैं जी। तो मेरा दूसरा सवाल जो था ना, वो उसी तरफ मैं आ रहा था कि आपकी कहानियों के जो किरदार हैं, जो ब्लू स्कार्फ आपकी किताब है, उसमें एक कहानी है, और उस कहानी में आप लिखती क्या है कि इंसान की तकदीर हाथ में होती है लेकिन उसकी तकदीर पैर में थी।
गोरे और काले पैर कह लीजिए, या एक तरफ धूल से भरे हुए पैर और दूसरी तरफ साफ जो कभी बाहर नहीं निकली हुई, कंपैरिजन, वो क्लास का क्लास है, क्लास, उसमें उसकी तकदीर छुपी हुई है, बात भी सच है। कहानी भी हाथ के लकीरें हैं, उस कहानी का नाम हाथ की लकीरें हैं। उस कहानी के कैरेक्टर को कोई अगर देखेगा ना तो वो कल्पना की कहानी नहीं होगी, उसने उसको आसपास से आपने देखा होगा, तभी आप वो कहानी लिख सकती हैं। फिर आप ग्रहण लिखती हैं तो उसमें जो पहली कहानी, उसमें 2 कैरेक्टर है, एक अमीर है एक गरीब है, दोनों बच्चे को पैदा करने के प्रोसेस में होता है और दोनों के सेलिब्रेशन। जिन्होंने कहानी नहीं पढ़ी है वो अनु की कहानी जाके पढ़िए, बहुत बेहतरीन लिखी हुई कहानी है। फिर जब आप ग्रहण लिखती हैं उसमें भी 2 किरदार हैं, एक किरदार मन्नू है, उसका प्यार देखिए, दूसरी अमृता है। दोनों अपने अपने जगह पे है, दोनों सही है, लेकिन दोनों में बहुत फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। और तीसरी किरदार फिर आपकी मिसेज में आ जाती है। ये किरदार चूँकि आपकी परवरिश, आपने बताया पैदाइश आपकी सीवान की है, आप थोड़ा बहुत रांची रहीं, आपका ससुराल 17 साल आपका ससुराल पूर्णिया है मिथिलांचल में, तो वहाँ पर भी आपने देखा, कुछ हिस्सा जीवन का आपका गैंगटोक में बीता है, वो भी मैं पूछूंगा, बॉम्बे देखा, पढ़ाई के लिए दिल्ली रही। तो ये सारे किरदार आपके जो है कुछ बेशक एडेप्टेशन है, आप इन्हीं सब जगहों से उठाती हैं और उनको उठा के किताब में डालती हैं। जी एक तरह से मतलब हाँ, ज़िंदगी से चोरी तो हम सब करते हैं, और न किया तो फिर क्रिएटिव प्रोसेस किस बात का। लेकिन अंदर सिर्फ इतना होता है कि जब आप किरदारों को ढूंढ रहे होते हैं या कहानियाँ देख रहे होते हैं या कल्पना कर रहे होते हैं और या उनकी अपनी कल्पना में उनको जी रहे होते हैं, तो जो बदलते हैं आप वो ये कि उनका वो आप नहीं बदलते, दरअसल वो किरदार आपसे बदलवाते हैं। उनकी किस्मत थोड़ा वो आप उसके साथ थोड़ा टिंकर कर सकते हैं। जिन बहुत टॉक्सिक सिचुएशंस में मिसाल के तौर पर रिचा जैसी लाखों करोड़ों महिलाएं हैं, आपके पास वो लिबर्टी नहीं है, हालांकि वो आ रही हैं कहानियाँ वहीं से। मैंने अपनी चाचियों, नानियों, मामियों, सिस्टर्स इन लॉ, मतलब नंदों, भाभियों को गाँव में, शहरों में, बड़े शहरों में, प्रोग्रेसिव फैमिलीज़ में, बहुत एफ्लुएंट फैमिलीज़ में, ये सब में देखा है और सबकी कहानी है वो। लेकिन मैं उनको वो चॉइस एज अ राइटर नहीं दे सकती जहाँ वो उस टॉक्सिक सिचुएशन से निकल जाए। मेरे पास ये पावर सिर्फ एक किसी किरदार के लिए है, सो मैं बस इतना ही टिंकर करती हूँ। मेरे पास उन किरदारों के साथ खेलने का इतना ही हक होता है, इतनी ही गुंजाइश होती है। बाकी ये सच है कि किरदार आसपास से आते हैं, गाँव से, उन गाँव में जहाँ पे मैंने बहुत करीब से देखा है। मैंने जर्नलिज्म किया है, तो मैंने ऑन फील्ड बहुत रिपोर्टिंग की है, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई हैं, तो बहुत नेचुरल था कि आप गांव के महिलाओं के साथ बैठते थे। लगातार जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होता है उससे, माइक्रो फाइनेंस से किस तरह से महिलाओं की ज़िंदगी बदलती है गाँव में, ख़ास तौर पे फॉरेस्ट रेंज एरियाज़ में या फिर बहुत पिछड़े इलाकों में, उस पर बहुत स्टोरीज़ की हैं। तो हर कहानी अपने बात में एक मिसाल है। बस आप इतना करते हैं कि उसको और एजेंसी दे देते हैं उन किरदारों को, और बस इतना ही एक राइटर के तौर पर आपके पास ताकत होती है, और इसलिए मुझे लगता है कि उस ताकत का भरपूर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और जो देखिए, लिखना तो सरस्वती की कृपा है और विधा है, लेकिन सरस्वती की दी हुई उस कृपा और विधा से लक्ष्मी जी भी आए ये आज के ज़माने में बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नहीं तो आप हिंदी में लिखती हैं, हिंदी की किताबें हैं, और पत्रकारिता भी आपने बताया कि आईएमसी में आप हिंदी जर्नलिज्म में थी, फिर हिंदी टीवी के लिए आपने काम किया, तो फिर तो झोला छाप पत्रकार रहते आप, ठीक है। देखिए, इसमें मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगी। आमतौर पे कहते हैं ना कि सरस्वती और लक्ष्मी जी का साथ में वास नहीं होता, बट मुझे लगता है कि आप एक्सेप्शन हैं। तो वो जो सरस्वती से लक्ष्मी कमाने की कला है, जरा वो हमें भी बताइए। और हमारे साथ बहुत सारे लोग पॉडकास्ट देख रहे होंगे, कहते होंगे मैं भी अनु सिंह चौधरी की तरह लिखूंगा या लिखूंगी और वैसे ही पैसा कमाऊंगे, वेब सीरीज लिखा बहुत मोटा पैसा मिला होगा। ये समझ बड़ी देर में आई दरअसल मेहर की, अच्छा मतलब लिखने से पैसा कमाया जा सकता है। मैं तो एक्चुअली सिर्फ मौका परस्ती में लिखती रही कि मौके मिलते रहे और लिखती रही कि अच्छा ये कर लूँगी तो बच्चों के लिए टाइम होगा, ये फ्लेक्सिबिलिटी कर लूँगी, ये थोड़ा एडिट कर लूँगी, ये थोड़ा ट्रांसलेट कर लूँगी, ये थोड़ा कहानी लिख लूँगी, तो बच्चों के लिए मेरे पास वक्त होगा, उनको फुटबॉल क्लास में ले जाने का, डांस क्लास में ले जाने का, उनके पीटीएम्स में जाने का, बीमार पड़ गए तो उनके साथ रहने का। तो उस फ्लेक्सिबिलिटी के चक्कर में मैंने ये सारी विधाओं के साथ एक्सपेरिमेंट किया। मतलब मेरी मंशा सिर्फ उतनी ही थी। बाद में समझ में आया कि न सिर्फ कमाना चाहिए
और पैसों के लिए नेगोशिएट करना चाहिए, बहुत देर में समझ में आया। बल्कि अगर आपने पैसे कमा लिए हैं क्योंकि आप इतने वॉलेटाइल सिचुएशन में हैं जहाँ पर आपको पता नहीं है कि आपका नेक्स्ट प्रोजेक्ट कब आएगा, आपको अगले मतलब चेक आपका कब आएगा, तो सही तरीके से इन्वेस्ट करें और सही तरीके से सेविंग करें, ये समझ में बड़ी देर से आई। अच्छा, तो वो मुझे 2-3 साल पहले ये समझ आई। तो इसीलिए ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने, और ये बिल्कुल है कि अगर आपने एक काम भी अपना और अपनी हुनर स्थापित कर दी है, तो आपको एक जो चीज़ करनी चाहिए वो ये कि पैसे को लेकर नेगोशिएट करने का तरीका आना चाहिए, जो कि हमको नहीं सिखाया जाता। हम जिस जगह पे पले बड़े हैं वहाँ पर मनी मैटर्स को बहुत नीची निगाह से देखा जा सकता है। उसको मान लिया अगर आप कहते हैं कि मुझे बहुत पैसा कमाना है, बहुत एम्बिशियस हूँ मैं, तो मतलब देखा जाता है खास तौर पे महिला, खास तौर पे अगर आप लड़की बिल्कुल हैं। एग्री, दो चीजें आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हाँ, ये कैसे? हाँ, पैसा भी और एम्बिशियस होना भी, ये दोनों चीजों को बहुत हिकारत भरी नजर से ये बताइए, जब पहला कोई बड़ा प्रोजेक्ट आया होगा तो पैसा पूछा गया होगा कि भाई पैसा कितना चाहिए, तो समझ नहीं आया। आपको अंदर से हड़बड़ाहट हुई थी? मैं सोच रही हूँ कि 6 0 में सबसे कम क्या हो सकता है अच्छा। आंकड़ा, वो मांगा जाए। बाद में मुझे पता चला कि भाई यहाँ तो 7 फिगर्स, 7 तो फिगर्स ऑफ सैलरी आप ये लोगों को। बताइए, मैं पैसा नहीं पूछूंगा कि एग्जैक्ट कितना था, पहली बार जो पैसे मिले एनडीए होता है, मैं बता भी नहीं सकती। ठीक है, तो पहली बार जो पैसे मिले, वो पैसे जब आपने पा लिए, फिर थोड़ा वक्त गुजरा, तो गुजरने के बाद लगा रहे यार इतने सकोड़ियों के भाव में मैंने लिख दिया, दुनिया तो इससे कहीं ज्यादा। का तो कोई फायदा नहीं है, वो आप आगे सबसे पहले मैंने ये किया, पहली बार होशियार बता दी कि मैंने एजेंसी रख ली। अच्छा, मेरी मैनेजर है जो मेरे बिहाफ पे नेगोशिएट करती है। मतलब आपसे बात करना इतना आसान नहीं, मैनेजर के थ्रू जाना जी पड़ेगा। अभी क्या बताएं, आप तो मिल गए हमको वैसे। नहीं तो आपको नहीं, मेरी मैनेजर सिर्फ मेरा लीगल काम, मेरे कॉन्ट्रैक्ट्स और मेरे पैसे की नेगोशिएशन करती है। भाई कनेक्ट का ये पॉडकास्ट जो भी सुन रहे हैं, और अगर उनको अनु सिंह चौधरी से लिखवाना है तो सीधे भी संपर्क साधा जा सकता है। आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उनसे मिलवा देंगे। आपको 10% कमीशन भी मिलेगा। ये तो बहुत अच्छा है, ये कुछ बिजनेस आइडिया। सुनिए, अब इसी बात पे लगे हाथ पूछ लेता हूँ, आपने पहली बार वेब सीरीज लिखी ग्रहण, और ग्रहण के शोर एक्चुअली आर्या टेक्निकली मेरी पहली अच्छा। कमीशन्ड, हाँ अच्छा कमीशन हुई, उसके बाद आपने ग्रहण लिखी। जी। और ग्रहण के साथ मेरा भी कुछ कॉमन कनेक्शन जी। है, क्योंकि ग्रहण के आपके जो शो रनर थे शैलेंद्र झा, तो शैलेंद्र जी का आपसे थोड़े दिन मैंने पॉडकास्ट किया था, उनसे भी पूछा था कि क्या प्रोसेस था, क्या मेकिंग, और चूंकि आपने लिखा है इसलिए आपसे भी वही सवाल पूछूंगा जो उनसे पूछा था। उस पूरे आप देखिए, वो एडेप्टेशन है किताब का 84 का, उसमें एक जगह सिर्फ एक ऐसा था जो कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल करने वाला सीन था, जब उस लड़की का जो पुलिस ऑफिसर है उसका दोस्त, उसका बॉयफ्रेंड आता है, अगर कपड़े वो ना उतारती तो कौन सी आपकी कहानी में अंतर पड़ जाता, क्यों कपड़े उतरवाए? नहीं बिल्कुल, बहुत, लेकिन बात ये है ना कि ये कहानी के लिए नहीं है, वो उसके कैरेक्टर को जो आप दिखा रहे हैं ना, उस कैरेक्टर की डिमांड है। ये सिजलिंग बनाने के लिए नहीं था। ये अमृता का कैरेक्टर है, वो इतनी बेबाक है और खुली हुई है, या उसको इतना क्लियरली पता है कि उसको क्या चाहिए या क्या नहीं चाहिए, कि उसके लिए बहुत आसान है। तो वो अमृता के कैरेक्टर का डिपिक्शन है। ये चॉइस वो कैरेक्टर करती है, और उस कैरेक्टर को रियल बनाने के लिए वो एक सीन डाला गया था, क्योंकि कार्तिक उसके लिए, जो उसका बॉयफ्रेंड है, उसके लिए क्या मायने रखता है या वो क्या कर सकती है कार्तिक के लिए, ये सिर्फ उसी सीन में दिखाया जा सकता था। क्योंकि बाद में वो डिलेमा बन जाता है बहुत बड़ा, मतलब वो जाए न जाए, वो उसके करियर का, और तब खास तौर पर तब जब उसके करियर में इतना मतलब सब कुछ लो जा रहा है, तो जिसके लिए उसने सब कुछ समर्पित किया, या जिसको इतनी शिद्दत से वो प्यार करती है, मतलब आपके हिसाब से स्टोरी का वो एक इंटीग्रल पार्ट ऑफ फ्लो प्रोसेस, फ्लो में था, इसलिए फ्लो में। और ऐसा उसका कोई मंशा नहीं थी कि सिंटिलेटिंग एक सीन बनाना है। कौन देखेगा, क्यों एक सीन के लिए कोई क्यों आएगा भाई? उल्लू और बहुत सारे ऐसे ऐप्स पड़े हैं जो बड़ी आसानी से मिल जाता है वो कंटेंट। ये बताइए कि आपकी स्टोरी तो मान लीजिए एक उसका इंटीग्रल पार्ट में कह लेता हूँ फ्लो का, आज आप OTT उठा के देखिए, वेब सीरीज उठा के देखिए, और मैं दावे से कह सकता हूँ कि आप श्योर नहीं हो सकती हैं अपने बच्चों के साथ बैठ के देखने के लिए। मैं जब देखता हूँ, मैं निजी अनुभव पे और जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ कि मैं या तो खुद पहले देखता हूँ, तब अपने बच्चे के साथ देखता हूँ, इवन ऑडियो, अगर घर में भी बच्चा आपका बैठा हो, बेटी बेटा, तो भी, या आप किसी से पूछते हैं कि यार उसमें एक भी सीन ऐसा तो नहीं कि बेटी और मेरी बेटी 10 साल 12 साल के उसके साथ देखो नहीं,
यहाँ ये हाल देखता हूँ और दूसरी तरफ मैं पाक ड्रामाज भी देखता हूँ, मेरे घर में बहुत देखा जाता है। आप उसमें श्योर हो सकती हैं बिल्कुल। कि सिंगल उसमें शॉट न्यूडिटी का नहीं होगा, कोई ऑब्सीन सीन नहीं होगा, ना गाली होगी, जुबान ये इतनी। देखिए एक बहुत अच्छा सवाल मेरे आई थिंक ये सवाल मेरे मन में भी था और बहुत अच्छा इन्होंने पूछा कि मैं जब देखती हूँ, मैंने ऐसे ही अचानक से कभी एक बार कोई सीरियल देख लिया, राइट, कोई ड्रामा बेसिकली पाकिस्तान, और वो ऐसे कहते हैं ना कि जैसे कि शेर के मुंह को खून लगना, मतलब वो इतना अच्छा लगा कहानी के हिसाब से, किरदार के हिसाब से, कैरेक्टर्स इतने रियल होते हैं वहाँ पर, जैसे हमारे यहाँ पे होते हैं, आप देखते हैं ना, मैं नाम नहीं लूँगी किसी का, लेकिन ढाँ 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 करते 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 इतनी बार रिपीटेशन, मतलब आपको लगता है क्या क्या कहाँ कुछ तो रियल होना चाहिए। बिल्कुल। तो कहानी भी आप देखेंगे, और अच्छी बात ये कि इतने अलग अलग ड्रामाज में कोई कहानी रिपीट नहीं होती है, विच इज़ मतलब आई शुड गिव दैट क्रेडिट टू देम ना, कि इतनी क्रिएटिविटी है। मैंने बहुत देखे हैं और आप देखते हैं तो वो कैरेक्टर्स बहुत रियल हैं, कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपको बांधे रखती है। आप सोचिए ना, बहुत मेलोड्रामा होता नहीं है उनके, उसमें बहुत क्या होता ही नहीं है, एंड इनफैक्ट उसके बाद आप लगातार 50-50, पहले तो छोटे होते थे 13, 14, 15, वो लोग भी बड़े बड़े बनाने लगे हैं, आप देखते चले जाते हैं। तो ये जो अंतर है, ये इस तरह की चीज़ हमारे यहाँ पे क्यों नहीं दिखती? आकाश, मतलब मैं बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रहती हूँ, और इसीलिए हम तीनों एक्चुअली एक ही तरफ से बैटिंग करेंगे। तो बहुत लेकिन मैं टेक्निकल, आप जवाब दीजिए, फिर मैं दूसरी तरफ की बैटिंग वाला सवाल पूछूंगा। टेक्निकली मैं थोड़ा जो समझा सकती हूँ या बता सकती हूँ, ये वो अपने अनुभव से, कि जब OTT इंडिया में आया था ना, तो उनकी जो डेटा बहुत चलता है, मार्केट रिसर्च और डेटा पे चलता है OTT अभी भी, और ये बहुत बड़ी उनको सीख मिल चुकी है कि वो मार्केट रिसर्च उनके कंटेंट को आगे नहीं ले जाएगा। हालांकि जब शोज कमीशन हो रहे थे तो ये मान लिया गया था कि OTT जो है वो प्राइवेट व्यूइंग के लिए है, वो फोन पे लोग देखेंगे ज़्यादा, पर्सनल व्यूइंग के लिए है। तो इसीलिए बिंदास, मतलब आप तो अकेले देख रहे हैं। दूसरा था कि हुक पॉइंट, तो हुक पॉइंट 3 चीज़ों से बड़ी आसानी से आ जाता है ना, वायलेंस से, न्यूडिटी या सेक्स से, और बहुत भद्दे मजाक, मतलब जो बहुत डबल मीनिंग, खराब ह्यूमर जिसको कहते हैं, जो स्लैपस्टिक ह्यूमर होता है, उसकी वजह से होता है। लोग उसकी वजह से बहुत ईजी और घटिया ट्रोप्स हैं। आप भाषा भी देखेंगे ना, बिल्कुल। तो वो लगता था कि वो आसान तरीका, वो क्लिफ हैंगर बना देता है, वो लेकर आएगा वापस लोगों को। बहुत तेज़ी से हम जिस अभी जगह पे बैठे हुए हैं, जो पूरा का पूरा लैंडस्केप है इंडिया में एंटरटेनमेंट का, सबको समझ में आ गया है कि भाई इससे तो नहीं चलेगा। अगर हमने अपने तौर तरीके नहीं बदले स्टोरी टेलिंग के, और ये बात मैं बार बार कहती हूँ और खुले में कहती हूँ, और अपनी डंके की चोट पे इस एट द कॉस्ट ऑफ लूजिंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स दैट आई मे हैव, उसकी वजह से तब भी कहती हूँ कि आप जब तक अपनी जुबान को, अपनी भाषा को इज्जत नहीं देंगे, स्क्रीन प्लेज और डायलॉग्स तो आप पहले अंग्रेजी में लिखवा रहे हैं, जब तक आप अपनी जुबान को की कद्र नहीं करेंगे, अपने राइटर्स की जो अपनी जुबानों में लिखते हैं उनकी कद्र नहीं करेंगे, तब तक आपको ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियाँ कहाँ से मिलेंगी? और जब तक आपको ज़मीन से जुड़ी हुई कहानियाँ नहीं मिलेंगी और आप इस तरह के अडेप्टेशंस में लगे रहेंगे, या अपने AC के कमरों में राइटर्स रूम चलाकर और चाहेंगे कि बेस्ट सेलर्स बना दें, आपके ना कान ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ना आपको नब्ज़ का पता है, तो आप कहाँ से लिखेंगे? और ये परेशानी मेरी भी है एज अ राइटर। अब आपकी राइटर वाली परेशानी पे मैं पूछता हूँ। एक राइटर के तौर पे अगर आपको लिखने के लिए दिया जाएगा तो आप कहेंगे यार मैं अपनी कहानी में ना कहीं से भी न्यूडिटी नहीं लाऊंगी, उसमें सेक्स का कोई सीन नहीं होगा, ना गाली मैं यूज़ करूँगी, मैं बड़ी प्लेन और अपना मैसेज पूरा दे दूँगी। वो कहानी लेके आप पहुँचते राइटर्स रूम में, वहाँ पे मेरे जैसा एक डायरेक्टर बैठा, बोला ना 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 ये फार्मूला नहीं चलेगा भाई, इसमें मसाला डालो। बिल्कुल। मसाला जब तक नहीं डालोगे, ये बॉइल्ड आलू है, बिल्कुल, इसमें कुछ नमक डालो, कुछ मसाला डालो। तो कितनी केसेस में होता है कि राइटर्स भी खुद को कामयाब बनाने के लिए पहले से वो मसाला डाल के ले जाते हैं, या हमेशा चूंकि कमर्शियल पॉइंट है। देखिए डायरेक्टर को भी मैं कहता हूँ कि उसके कमर्शियल उसमें एस्पेक्ट इन्वॉल्व होते हैं, कि उसका पैसा लगा होता है, वो चाहता है पैसा वापस मिले, और दर्शक चूँकि यही देखना चाहते हैं, इसलिए मजबूरी में वो आप जैसे राइटर्स से कहता कि ये चीज़ें डाल दो। कितनी बार ऐसा होता है? हमेशा होता है, क्योंकि आपका काम ही है लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर को सर्व करना ना। आप तो जो सबसे बड़ा तबका है, जहाँ से आपके सब्सक्राइबर्स आएंगे, जहाँ से आपका एड रेवेन्यू आएगा, जो कि सबसे मतलब लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर है, तो आप उसको केटर करने पे मजबूर हैं। तो आप उसके सेंसिबिलिटी के हिसाब से कंटेंट लिख रहे हैं, मतलब जो भी लिख रहे हैं, कहानियाँ लिख रहे हैं, या फिर स्क्रिप्ट्स लिख रहे हैं, या फिर जिस तरह की चीज़ें बना रहे हैं, जो कि सीटियाँ और तालियाँ लेकर आए। हालांकि ये भी बदला है, और हम जिस देश में रहते हैं और जितने तरह की डाइवर्स कहानियाँ हमारे पास हैं और जितने तरह के माध्यम हैं, उसमें ये भी प्रूव हो चुका है कि हर किस्म के सिनेमा के लिए जगह है और व्यूअरशिप है। हम में हिम्मत नहीं है,
देखिए दिक्कत मैं बताऊं, वही है। नाम लेके बताता हूँ, आप देख लीजिए ना, मुझे भी पसंद है, प्रियंका को भी पसंद है और आपको भी पसंद होगा। हम लोगों ने पंचायत देखी, हम लोगों ने निर्मल पाठक की घर वापसी देखी, हम लोगों ने गुल्लक देखी। जी। कोई गाली नहीं है, जी। लेकिन आप पूरे परिवार के साथ बैठ के उतना ही एंजॉय कर सकते हैं जितना कि कोई दूसरी प्राइवेट में देखने वाली, मतलब जो पर्सनल कंजम्पशन वाली चीज़ें हैं। इंटरटेनमेंट तो दोनों में ही है और बिल्कुल। कामयाब भी है। कमर्शियल कामयाबी की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल। कमर्शियल कामयाबी है, तो थोड़ा सा साहस हिम्मत नहीं होना चाहिए। एक और नाम बिल्कुल। इसमें जोड़ना चाहूंगी मैं, ये मेरी फैमिली। जब आप उसे देखते हैं तो आपको हमारे अपने वाला बचपन याद आता है। बिल्कुल, क्योंकि वो कंटेंट जो लिखने वाले हैं और जो बनाने वाले हैं वो एक उस तरह की सेंसिबिलिटी से आते हैं। तो और जाहिर है, हालांकि मैं अपने बारे में ये ज़रूर कह सकती हूँ कि मैंने अभी तक जितना काम किया है, मेरी कोशिश रही है कि पेपर पे जहाँ तक मेरा कंट्रोल है वहाँ तक मैं उस काम से एसोसिएटेड हूँ जो काम मेरे माँ बाप और मेरे बच्चे बिल्कुल। दोनों देख सकें। तो वो ये मेरा सबसे पहला पैमाना ये होता है। सेंसिबिलिटी जिस दिन, अगर मान लीजिए अगर कमर्शियल इस पे मजबूरी नहीं हो, मैं डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को भी इसलिए 100% ये नहीं कहता कि एक बार दो बार कोई आदमी कोशिश करे, उसकी चीज़ें पिट जाए और पैसे का नुकसान हो जाए तो फिर वो तीसरी बार नहीं बने, हिम्मत जवाब दी जाती है। बिल्कुल। कहते हैं यार अपने पॉकेट से पैसा लगा के, लोगों को पसंद ही नहीं आई कोई चीज़, तो जो पसंद आ रही वही परोस दो, एटलीस्ट हमारी। लेकिन फिर वही है ना मिहिर, उस पर तो हम बहस कर ही सकते हैं। तो वैसे भी बहुत सारी पिछले साल बहुत सारी फिल्में इस तरह की आई हैं। लापता लेडीज तो एग्जाम्पल है एक्चुअली उस ये जो आप बात बता का रहे हैं, ये एक चेंज तो दिख रहा है। वो हाँ, आप 5 तो- साल पहले 6 साल पहले आप देखेंगे तो उसके हिसाब से शायद एकदम जो शुरुआत में आया था, कोई लिमिट नहीं थी वायलेंस की, लैंग्वेज का कोई कंट्रोल नहीं था, तो वो ऑफ लेट पिछले 2 साल के अंदर आप देखें कि वो चीज़ें धीरे धीरे वो सेल्फ रेगुलेशन हो रहा है और हो बेटर हो रहा है। और इस तरह की कहानियों की डिमांड, मतलब हार्ट फेल्ट और इमोशनल स्टोरीज के लिए भी मांगा जाता है, वो कहानियाँ मांगी जाती हैं। और मैं तो बड़ी, मतलब मेरी उम्मीद जवाब नहीं देती। मुझे ज़रूर लगता है कि आप अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा एल्बो पुश करते रहिए, थोड़ा सा कोहनी मारते रहिए, जगह थोड़ी मिलेगी जगह बन आपको और जाएगी। आपकी कहानियाँ उस तरह से आपकी ज़ुबान में सुनाए जाने लायक बन पाएंगी। मैं एक शो पे काम कर रही हूँ, मैं बहुत उसके बारे में नहीं बता सकती, उसको मैं शो रन कर रही हूँ और लीड राइटर भी हूँ। एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए है और हमने बहुत कॉन्शियसली, हमको पता था कि ये मेरी, मतलब नानी से लेकर और मेरी भतीजी जो 8 साल की है वो सब देख पाए। तो वो इस तरह का इंटेलिजेंस के लेवल पे भी कि आपको, क्योंकि 8 साल की जो आज की बच्ची है वो बहुत शार्प है, बिल्कुल। उसको बहुत सारी चीजें हमारे पता है। मुकाबले बहुत आगे। बहुत आगे हैं। तो आपको उसके इंटेलिजेंस को भी केटर करना है और इतना सिंपल भी बनाना है कि एक बूढ़ी औरत जो अपने फ़ोन पे देखेगी कि भाई उसके नाती नातिन ने क्या किया है, तो वो देखेगी तो उसको समझ में आया कि अरे ये तो हमारी ज़िंदगी का हिस्सा भी है। सो ये बना आपका पाना, रेंज बहुत बड़ा है, ये 8 range साल बहुत- से 70 साल हो गए, 8 से 80 हो तक गया। का रेंज है। लेकिन मुमकिन है, मैं ये कह रही हूँ, हमारे पास पूरी परंपरा रही है उस तरह के सिनेमा की। ऐसा नहीं है कि हमने उस तरह का सिनेमा नहीं देखा। ऋषिकेश मुखर्जी की परंपरा वही रही है, बासु चैटर्जी की परंपरा वही रही है, गुलजार साहब की फिल्मों की परंपरा वही रही है। ठीक है, आर्ट हाउस सिनेमा रहा अपने तरीके से, लेकिन कभी ऐसा नहीं रहा जो आप साथ में सब लोग मिलकर देख नहीं सकते हैं। रिश्तों की गहराई, कम्प्लेक्सिटीज़ को समझना और देखना उस तरह से। उसके बाद के नए दौर में भी अब इस तरह के बहुत सारे फिल्मकार आ रहे हैं जो कर रहे हैं इस तरह का सिनेमा और इस तरह का काम। जो जितने नाम आपने लिए वो सब उसी बात का सबूत है, उसी बात की मिसाल है। तो मैं तो बहुत उम्मीदवार हूँ अनु, एक बात, एक और मैं मज़ेदार बात कह रहा हूँ कि आज के डेट में ना, अगर कोई से किसी से पूछे कि अनु सिंह चौधरी को जानते हो या अनु सिंह चौधरी की लिखी हुई कोई चीज़ तुमने पढ़ी है, तो वो आपको आपकी किताबें जो फिक्शंस हैं, सारी कहानियाँ हैं, हो सकता है रियल से भी इंस्पायर्ड हो। मम्मा की डायरी मेमोयर है, मेमोयर है, मतलब अधिकतर कहानियाँ ऐसी ही है, मेजॉरिटी मैंने कहा जी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि आपको रामनाथ गोयनका अवार्ड भी मिला है, और हो सकता है बहुत लोग जानते, बहुत लोग नहीं भी जानते हो, और दूसरा लाडली अवार्ड भी मिला है। जो लोग नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ये दोनों अवार्ड पत्रकारिता के सर्वश्रेष्ठ अवार्डों में से हैं। पर्टिकुलरली गोयनका अवार्ड तो बहुत ही प्रेस्टिजियस है, और वहाँ पर भी आपने जो काम किया वो एक तरह से इनविजिबल इंडिया को दिखाने का काम था। मैं चाहूँगा खुद आप बताइए कि आपने कौन सी स्टोरी की जिस पर वो अवार्ड मिला, नंबर 1, और नंबर 2 कि उस तरह की चीज़ों को काम करके लिखना और लोगों के तक लाना, वो और एक फिल्मी लाना, दोनों में क्या डिफरेंस है, कौन सा आपके लिए सेटिस्फाइंग ज़्यादा देखिए, है? इससे पहले कि आप अपना जवाब दें, मैं कुछ इसमें जोड़ना चाहूँगी। सबसे पहले तो आपको बधाई देना चाहती हूँ दिल से कि मेरा मानना है कि आप जब भी, जहाँ भी, जो भी काम करती हैं उसमें अपनी तरफ से बेस्ट करती हैं।
कोशिश तो यही रहती है। जी जी, और वो दिख रहा है, जो मेहर ने अभी बताया कि वो दिख रहा है। तो पहले तो हम चाहेंगे कि जो इन्होंने पूछा है उसका आप जवाब दें, फिर कुछ एक और दो कुछ सवाल मेरे मन में जो मैं आपसे पूछूंगी। जी, तो ये बिल्कुल सही बात है। मेरी पूरी कोशिश रहती है कि इनविजिबल इंडिया या अनसीन स्टोरीज जो होती हैं उनको वो दिखाया कहानियाँ जाए। क्या थी वो बताइए पहले, जिस पे जो गोयनका जिसके मिला। लिए गोयनका और लाडली अवार्ड मिला था, वो मैं चाइल्ड राइट्स और जेंडर राइट्स पे बहुत लिखती रही थी पहले भी। तो एक सीरीज़ ऑफ स्टोरीज़ मैंने की थी जो स्पोर्ट्स जो होता है, जो कि एक्सेस नहीं है ख़ास तौर पे अंडर प्रिविलेज इलाकों पे, जैसे नक्सल प्रभावित इलाके जो हैं, या राजस्थान के बहुत गरीब गांव जो हैं, जहाँ तक सरकारी स्कूलों के पास भी इस तरह की सुविधाएं नहीं होती कि बच्चे चप्पल पहन के आएँ, या बच्चे आते सिर्फ इसलिए हैं कि मिड डे स्कूल्स में मिड मील के लिए आएँ। वैसे स्कूलों में बच्चियों को ख़ास तौर पर खेल कूद के साधन देकर और उनको एम्पावर करना इस तरह से कि स्कूल आने की इच्छा बने और जो ड्रॉप आउट रेट है वो कम हो, और उसके बाद उनके एम्बिशन को इतनी उड़ान मिले कि वो कहें कि भाई हम झारखंड के टीम में होना चाहते हैं। और उनमें से कुछ लड़कियां गई भी। तो वो एक सीरीज ऑफ स्टोरीज़ की थी मैंने, जिसके लिए मुझे रामनाथ गोयल का मिला था। किस साल मिला था ये? 2013-14 में, मतलब 12-13-14 के बीच में ये दोनों अवार्ड्स मिले थे। 13 में एक और 14 में एक। अच्छा जी, और दोनों ये सीरीज़ गांव कनेक्शन में छपी थी, जो अपने तरह का एक किस्म का बिल्कुल नया अखबार था, बिल्कुल नया माध्यम था। गांव अच्छा, ये प्रिंट की स्टोरी थी जिसके लिए? प्रिंट की स्टोरी थी, दोनों स्टोरीज प्रिंट की थी। और प्रिंट फिर आपको ये भी ताकत देता है कि आप 2.5 मिनट में आपको स्टोरीज़ नहीं करनी, 1.5 मिनट में नहीं करनी, आप उस पर एक्सप्लोर कर सकते हैं। और ख़ास तौर पे गांव कनेक्शन जैसा अखबार था, और एडिटोरियल विजन इतना क्लियर था कि भाई हमको पूरी जगह देनी है एक किस्म की स्टोरीज़ को। वो उसकी वजह से भी मुझे मतलब ये मौका मिल पाया कि मैं कम्युनिकेशन कंसल्टेंट के तौर पे या रोविंग राइटर के तौर पे जहाँ जहाँ से स्टोरीज़ करती थी, वहाँ पर उसको पुख्ता जगह मिलती थी। तो मतलब थैंक्स टू नीलेश, जो इतना सपोर्ट भी मिला, मुझे तो पता भी नहीं था। और अवार्ड के नॉमिनेशंस उनकी तरफ से गए, उन्होंने ट्रांसलेट करवाया, मैं जानती तक नहीं थी। मतलब मेरे पास, मैं संगम हाउस रेजिडेंसी के लिए गई थी और मेरे पास वहाँ फ़ोन आया था कि मुझे गोयनका अवार्ड मिला, और मुझे समझ नहीं आया कि क्या बोल रहे हैं ये लोग। मतलब क्यों? तो ये जिक्र मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें अवार्ड मुझे ज़रूर मिला, लेकिन इतने सारे स्टेक होल्डर्स थे ना, वो लड़कियां जिनकी मैंने कहानियां कही, वो टीचर्स जिन्होंने बैठकर अपना डेटा दिया और बड़ी ईमानदारी से अपनी समस्याओं की बात की, वो माता पिता जिनके पास कोई साधन नहीं थे, फिर भी कहने को तैयार थे कि हम अपनी बेटियों को भेजना चाहेंगे, या फिर शाम ढल रही थी और फिर भी अपनी बेटियों को मेरे साथ बैठने दिया ताकि मैं अपनी रिपोर्ट पूरी कर पाऊँ, या फिर वो NGO जिसके लिए मैं काम कर रही थी और कंसल्टिंग कर रही थी, जो इतने दूर दराज के इलाकों में मुझे लेकर जाते थे जहाँ यहाँ से इस तरह की स्टोरीज देखने का और अपने देश को नए तरीके से समझने का मौका मिल पाता था। और वो अखबार जिसने वो छापा, वो एडिटर जिसको लगा कि ये स्टोरी उस लायक है जो कि अवार्ड जीत सकती है, तो एक्चुअली अवार्ड के हकदार तो इतने सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं। लेकिन ये तो खैर आपका बड़प्पन है, मतलब ठीक है, सबका अपना अपने आप क्रेडिट देने बड़ी बात है, लेकिन की पर्सन तो आप ही। दूसरा ये था कि सेटिस्फाइंग कौन सा ज़्यादा है? मेरे दोनों अपने अपने तरीके से बड़े सेटिस्फाइंग है। जो इनविजिबल इंडिया को जो आप रिपोर्ट करते हैं ना, वो इसलिए ज़्यादा सेटिस्फाइंग होता है क्योंकि आप ज़मीन पर जाके काम करते हैं और मिलते हैं लोगों से और उनकी कहानियाँ उस ज़रिए पहुंचा पाते हैं जहाँ शायद कोई पॉलिसी मेकर उसको पढ़ रहा होगा, या शायद किसी को देख के पढ़ के लगे कि हाँ कि फ़ंड दे सकते हैं हम, तो उस लिहाज से वो काम आ सकता है कि हाँ भाई इस तरह की कहानियाँ, बदलाव की इस तरह की कहानियाँ हैं, चेंज मेकर्स की कहानियाँ हैं, तो हम फंड्स यहाँ दे सकते हैं, कोई ट्रस्ट या फाउंडेशन उन प्रोग्राम्स को सपोर्ट कर सकता है, तो उसका इम्पैक्ट बिल्कुल अलग तरीके से होता है। और जो दूसरा जो इनविजिबल स्टोरीज़ को लेकर आने का जो आप कमर्शियल तरीके से करते हैं, जो कि सिनेमा का माध्यम होता है, मैं कमर्शियल मानती हूँ इसको क्योंकि उसका अपना एक बहुत बड़ा कॉमर्स होता है, वहाँ रीच बहुत होती है। तो आप तो ये सोच नहीं सकते ना कि अब प्रिंट में छपी हुई कोई खबर 250 मिलियन व्यूज़ मिसेस को शायद मिले थे पहले ही महीने में या पहले ही हफ्ते में। सो दिस इज इनक्रेडिबल। मतलब आप कहाँ किस तरह से आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी रीच होगी। तो रीच के लिहाज से जाहिर है सिनेमा बहुत बहुत ताकतवर है,
एक लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट छोड़ता है, पोस्टेरिटी के लिए आप अपना काम छोड़ के जाते हैं। ये वाली कहानियाँ जिसके लिए मुझे गोइनका मिली, शायद आप गूगल भी करेंगे तो वो शायद रिपोर्ट मिलेगी नहीं, क्योंकि वो लेकिन अखबार में छपी है, गायब हो ये गई। हो सकता है कुछ एक लोगों की ज़िंदगी को इसने बदला हो, इसी लाइफ उम्मीद चेंजिंग में, हो। हाँ जी। और इसीलिए मतलब मैं बहुत दिनों तक मैं काम पॉकेट को करती कौन रही। ज़्यादा अच्छा लगता है? Of जाहिर course. है। ये तो आई थिंक सवाल ही एग्जिस्ट नहीं करता है। मैं तो प्रोड्यूसर बनना चाहूंगी, मैं कंट्रोल तो करूं सुनिए, पैसे जब को। आप प्रोड्यूसर बनेंगी तो मैं बनूंगा स्टोरी राइटर, जी, जी, बिल्कुल। और मैं डील रही ना, जी। और मैं पैसे लूंगा ज़्यादा, जी। मार्केट से ज़्यादा। मैं कहूँगा देखिए हमारी डील पुरानी है, तो उस हिसाब से मैं लूंगा। ठीक है, तो मैं प्रोड्यूसर बन के फिर वैसे प्लेटफॉर्म से भी या बाकी और मैं ऊपर वाले से स्टूडियो दुआ भी करूंगा वैसे। कि आपके पास पैसे इतने हो, जल्दी से जल्दी हो जाए, आप प्रोड्यूसर बने। इंशाल्लाह यही हो। So be it, as they say. और देखिए, ये तो आपने बताई अपने करियर की बात, काफ़ी कुछ मेरे ने पूछ ही लिया है। मैं जानना चाहूँगी एक दूसरे एस्पेक्ट पे। आपने बतौर मिसेज, जो आपकी फिल्म भी है और आपका अपना भी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है, वो भी आपने बताया, लेकिन आपने एक चीज़ का जिक्र किया अपने बच्चों का, क्योंकि आपने बताया कि मैंने जो ये ऑप्शन ही लिया करियर का, उसकी मेन वजह ये थी कि बच्चों को टाइम दे पाऊँ। बातचीत में आपने बीच में ये भी बोला कि मैं जहाँ भी हूँ उसमें मेरे बच्चों का बहुत बड़ा रोल है। तो मैं ना दोनों चीज़ चाहती हूँ। तो चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा उनकी जर्नी के बारे में बताएं कि कैसे मुश्किल रहा होगा, बिकॉज बीइंग अ वर्किंग वेमेन, वो भी जर्नलिज्म में, इट्स नॉट ईजी। मैंने खुद से देखा है, उसको खुद से झेला है कि कितना मुश्किल होता है, टाइमिंग्स ऑड होते हैं, सब कुछ होता है। और फिर अगेन, अगर आप किसी वजह से काम पे फोकस नहीं कर पाते तो भी आप टारगेट पे होते हैं। बिल्कुल। अगर आप फोकस करते हैं तो अगेन आप टारगेट पे होते हैं, क्योंकि तो बच्चे की परवाह नहीं है, घर की परवाह नहीं है, ठीक है, ये वाला। तो दूसरा ये कि आपने कहा कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो कैसे, किस लिहाज से इंपॉर्टेंट है? क्या वो आपको अब जाके इस एज में आ गए हैं कि वो आपको एडवाइस करते हैं उस तरीके से, ये क्या? बहुत छोटी उम्र से मुझे एडवाइस करते हैं। Okay. वो मेरे म्यूज़ हैं। मैं सिर्फ इतना ही कह सकती हूँ कि Nice. सिंपल चीज़ थी। अब और मैं बिल्कुल विदाउट, आई मीन, आई होप आई डोंट साउंड पॉम्पस, आई एम सेइंग इट विद एज मच ऑनेस्टी, मतलब पूरी ईमानदारी से ये बात कह रही हूँ कि बहुत पहले ही मैंने ये तय कर लिया था कि मैं वो इंसान बनना चाहती हूँ, या वो औरत रादर, जिसको देख के मेरी बेटी कहे कि मुझे ऐसा बनना है, और जिसको देख कर मेरा बेटा कहे कि मेरी पार्टनर ऐसी हो। सो एम आई दैट पर्सन? क्या मैं वो स्टैंडर्ड सेट कर रही हूँ जो मैं कल को खुद जाकर अपने बच्चों को कहूँ कि ये है ज़िंदगी जीने का तरीका? तुम हार मत मानना, तुम मेहनत कम मत करना, तुम झूठ मत बोलना, तुम चीज़ें मत छुपाना, तुम बेईमानी मत करना, इंटेग्रिटी चाहिए। एक तो होता है कि आप बोलते हैं, आप बताते हैं, और दूसरा यू लिव बाय एग्जाम्पल। सो मेरे लिए सिर्फ इतना ही था कि आई विल लिव बाय एग्जाम्पल, कि these are certain things that I want in my life, this is my value system, these are the ideologies that I want to follow, this is what I want to stand for। और क्या मेरे बच्चे उसको देख के उसमें से जो लेना चाहेंगे, आपने वो तो बातचीत में एक तरह से पेरेंटिंग का एक मूल मंत्र भी दे दिया। कहा भी जाता है कि बच्चों को आप जो बताते हैं वो नहीं करते, जो वो देखते हैं, जो ऑब्जर्व करते हैं आपके सामने, तो देन यू हैव टू बी द रोल मॉडल। बिल्कुल। सो दैट पेड अ लॉन्ग, मतलब इट वेंट अ लॉन्ग वे। जैसे मैं एक बहुत मतलब छोटी कहने सी, से नहीं, करने से होगा। बिल्कुल, मैं छोटी सी बात कह रही हूँ कि बहुत लंबे समय तक, अभी तक मुझे लगता है कि मेरे फ़ोन में पासवर्ड नहीं है, या है भी ना तो मेरे बच्चों को पता है। मतलब ये बहुत, और आई थिंक ये तो बहुत सिमिलर स्टोरी है हमारी कि आप बच्चे कह रहे हैं। मुझे लगता है कि मेरे यहाँ पे, इवन मैं ऑफिस में भी थी तो मैं छुट्टी पे थी, तो किसी ने कहा कि आपके डेस्कटॉप का पासवर्ड, तो मैं बता दिया है वर्बल में, कहा सब याद कर लो यार, जिसको खोलना है उसमें क्या है ऐसा कुछ। सो वही ट्रांसपेरेंसी, क्योंकि अगर मैं, अच्छा, मैं, मेरे से कोई गलती हुई हो, मुझे ठोकर मिली हो, मैंने बहुत बड़ा गुनाह कुछ कर दिया हो, तो मेरे लिए बड़ा आसान है बैठ के अपने बच्चों के सामने रोना और कहना अरे मुझसे गलती हो गई, क्योंकि फिर हाँ कि अरे देख लो इंसान हूँ मैं भाई, मतलब तुम्हारी माँ भगवान नहीं है, गलती होती है और मुझे इंसान की तरह मान लो। सो वो वल्नरेबिलिटी थी ना जो मेरी अपनी, कि मैं टूटी हुई, बहुत कंफ्यूज्ड, राइटर हूँ तो मेरे दिमाग में रहती हूँ, मैं हमेशा डिस्ट्रैक्टेड रहती हूँ। It's not easy to live with me. Hats off to Manish Chaudhary who managed to. But बच्चों को इस तरह की एक माँ जो कि इसेंट्रिक है, क्वर्की है, मतलब रात में 2 बजे उठ के लिखना शुरू कर देती है, सो उस माँ के साथ देखते रहना, और उसकी वल्नरेबिलिटी, और ये भी कि भाई मुझे 3 महीने पेमेंट नहीं मिली, मुझे पता नहीं अगले रेंट हम कैसे देंगे, टू बी एबल टू हैव दैट कॉन्वर्सेशन विद द चिल्ड्रन, वो ट्रांसपेरेंसी हमारे बीच में रही। और आज के दौर में मेरे सबसे बढ़िया एलाइज मेरे बच्चे हैं। मतलब मेरे लिए इतना आसान है कि मैं अभी आ रही थी, एक एग्जांपल दे रही हूँ, अभी आ रही थी, मुझे एक अनाउंसमेंट अपने सोशल मीडिया पे करनी थी। मैंने एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की है
अब ये सोच लीजिए कि जब मैंने शॉर्ट फिल्म वो सोची उसके बारे में, तो उसकी स्क्रिप्ट सबसे पहले अपने बच्चों को सुनाई और उसकी कहानी बच्चों को सुनाई। बच्चों के रिएक्शन पे मैंने तय किया कि ये फिल्म मुझे बनानी है, क्योंकि बहुत ईमानदार रिएक्शन होता है उनका, बहुत बेबाक होता है। और अभी मैं आ रही थी तो अब मैं सोच रही हूँ कि अच्छा मैं कैसे इसका, मुझे तो आता नहीं है, मैं पोस्टर कैसे बनाऊँगी, मैं इंस्टाग्राम पे कैसे डालूँगी। मेरे बच्चे अपना काम छोड़कर और कहते हैं कि मैं आपके लिए पोस्टर बनाते हैं। मतलब मेरी बेटी ने पोस्टर्स बनाया, फिर उसने 3 तरह के डिज़ाइंस बना के भेजे। मेरे सबसे बड़े एलाइज हैं वो। मैं कहीं भी अब ट्रैवल कर सकती हूँ, मैं 1-1 महीना 2-2 महीना बाहर रहती हूँ। उनको पता है कि मुझे पढ़ने का बहुत शौक है, उनको ये भी पता है कि मैं पिछले साल IIM बैंगलोर में एंटरप्रेन्योरशिप का एक कोर्स कर रही थी, मैं घर से दूर रहती हूँ, वो सब मैनेज कर लेते हैं। उनको मेरे लिए जितना ज़्यादा एम्बिशन है, उसके लिए वो कहते हैं कि उतना ही ज़्यादा एम्बिशियस वो उनको अपने लिए होता है, कि जस्ट बिकॉज। तो ये सबसे बड़ा हासिल है, इसलिए मेरे बच्चे मेरे म्यूज़ हैं। और मुझे लगता है कि बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि मैं इसको एज ए वुमेन देख रही हूँ। आमतौर पे क्या होता है, हम मदर्स, हम लोग को लेते हैं, बहुत सारे लोग, मैं वेल एजुकेटेड लोगों को भी जानती हूँ, पर्टिकुलरली क्योंकि आपने तो बताया कि आपके साथ एक सपोर्ट सिस्टम रहा और कुछ चीज़ें आपके पास थी जो कि आप बाय चॉइस आपने किया उनको। लेकिन हम जब शहरों में देखते हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों वर्किंग हैं, दोनों को ऑफिस जाना है, सबके पास ये ऑप्शन नहीं होता है, ना इतना टैलेंट होता है, ना मतलब वो इतना स्टेप उठा पाते हैं कि भाई आप जा करके अपना एक फुल टाइम जॉब छोड़ करके कुछ फ्रीलांसिंग करें और उसको आप ऑप्ट कर पाएँ एज अ करियर। तो वहाँ पे आप देखते हैं कि बच्चों के लिए टाइम नहीं है पेरेंट्स के पास, और ये बहुत नॉर्मल स्टोरी है। आप देखते हैं कि फिर उसका रिपरकर्शन या साइड इफेक्ट्स भी देखते हैं कि कितने घर टूट रहे हैं, बच्चे भी आप देखते हैं कितना, मतलब एकदम आप हर दूसरे दिन सुनते हैं कि बच्चे ने सुसाइड कर लिया या फिर कुछ एक्सट्रीम स्टेप उठा लिया किसी और तरीके से। तो ये 2 चीज़ें यहाँ पे एक साथ आती हैं। एक तो ये कि अब जैसे आपने बताया कि आप दूर रहती हैं और आपका प्रोफेशन शुरू से ऐसा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो मैं चाहती हूँ, जब बच्चे छोटे थे, मैंने पहले भी पूछा था ये सवाल आपसे, तो कितना मुश्किल रहा होगा, बच्चे साथ आपके कितना टाइम रहे, क्या उनको दूर भी रहना पड़ा आपसे, कैसे मैनेज किया? पहला सवाल, हाँ, तो वो मैं लीन इन करती थी कि मुझे अब बहुत, मतलब जहाँ ज़रूरत पड़ी थी मैं मदद मांगती थी, और मैं कहती थी कि भाई, ये बहुत अच्छी बात है आपने कही, ये जो है ना कि मदद, आस्क फॉर और दैट, भरोसा करना। मतलब ये जो जैसे अगर कोई जिसने इतनी दरिया दिली दिखाई कि कहा कि भाई मैं बच्चों को देख लूँगी या देख लूँगा, चाहे वो कोई भी हो, फैमिली सपोर्ट सिस्टम मेरे पास बहुत था दोनों तरफ से। तो आपके पास इतना तो होना चाहिए ना कि आप उन पे भरोसा करें। मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो 4 बार फ़ोन करके पूछेंगे खाने में क्या खाया जी। अरे उनके पास बाकायदा, मतलब उनकी दादी देख लेंगी, नानी देख लेंगी, बुआ हैं, मामा हैं, बहुत सारे लोग हैं, सो उन पे छोड़ दो। और वो भरोसा बहुत काम आता है फिर, क्योंकि वो भरोसा फिर उनको, फिर ये उनका काम है ना, उनको लगता है कि माँ ने तो हम पे छोड़ दिया, अब हम अच्छे से नहीं करेंगे तो फिर तो उनकी राइट। आप जितनी बार पूछेंगे उतना उनको भी पिंच करेगा और आपका भी जो है हेडेक और जब आप भरोसे पे छोड़ देते हैं ना, तो फिर उसका हासिल बहुत अच्छा होता है। तो ये मैंने किया। और मैं तो बहुत ट्रैवल करती थी, बहुत काम के सिलसिले में बहुत बाहर रहती थी, रिपोर्टिंग करती थी, डॉक्यूमेंट्रीज बना रही थी। हाँ, तो एग्जैक्टली जो सेकंड पार्ट था मेरे क्वेश्चन का वो यही था कि एक तरफ ये कहते हैं कि बच्चे पर्टिकुलरली जब तक छोटे हैं, बट मुझे ऐसा एज अ मदर लगता है कि शायद बच्चे हमेशा छोटे ही होते हैं मदर के लिए जी, राइट। पहले हमें लगता है कि जब बच्चा 2-3 साल का होगा, बोलने लगेगा, तो आपकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाएगी। फिर आपको लगता है कि नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, बच्चा बोलने लगा, इधर दौड़ने लगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई। फिर स्कूल जाएगा तो ईजी होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उसके प्रोजेक्ट्स, उसके असाइनमेंट्स, बाकी चीज़ें आपको देखनी है। फिर लगेगा थोड़ा बड़ा होगा, 11th-12th में आएगा तो देन, लेकिन ये पूरा प्रोसेस आई थिंक हमेशा बच्चे को आपकी ज़रूरत होती है, पर्टिकुलरली एक सर्टेन एज तक तो ज़रूर, जब तक उसका करियर बनता है वो एक शेप लेता है। तो आप ये जो कि फिजिकली आप प्रेजेंट, जो कि आपने बताया ना, होना कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगेन ये चीज़ आती है, गिल्ट तो मैं सेकेंडरी रख दे रही हूँ यहाँ पे, लेकिन चूंकि आपके पास एक सपोर्ट सिस्टम है, और अगर नहीं है किसी के पास, बहुत सारे लोग शहरों में अकेले रहते हैं, बिल्कुल, तब फिर वो कैसे मैनेज करें? तो वही है कि आप वो ढूंढें कि वो सपोर्ट सिस्टम कहाँ से, खरीदें सपोर्ट सिस्टम फिर, क्योंकि या फिर चॉइस, मतलब ये मुझे लगता नहीं है कि इसका कोई आसान आंसर हो सकता है, और बहुत वो पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट है, फैमिली टू फैमिली डिपेंडेंट है, उसका कोई स्टैंडर्ड आंसर नहीं है। वो आपके लिए बिल्कुल जुदा होगा, मेरे लिए बिल्कुल जुदा होगा। क्योंकि देखिए एक चीज़ तो मैं, सॉरी बीच में इंटरप्ट करी, एक चीज़ मैं एग्री करती हूँ जो आपने पहले बोला कि व्हेन यू आर हैप्पी ओनली देन यू कैन मेक अदर्स हैप्पी। बिल्कुल, अदरवाइज होता क्या है कि आप कहने के लिए तो खुश हो, लेकिन आपको जो चीज़ करनी वो नहीं मिल रही है, तो फिर वो कहीं कितना भी आप आइडियल हो, कितना कर, लेकिन वो फ्रस्ट्रेशन निकलती है। बिल्कुल। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले आप क्लैरिटी, जो आपने शुरू में कहा कि आपके पास क्लैरिटी हो, फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप हेल्प के लिए मांगे, सपोर्ट के लिए बोले। ये नहीं है कि भैया मैं तो सुपर वुमेन का जो एक मेडल मिला हुआ है हमें, सबसे खराब आई थिंक सुपर वुमन होना, एंड आई कैन हैव इट ऑल। व्हाई भाई, व्हाई डू यू वांट टू हैव इट ऑल? डोंट हैव इट ऑल, चूज कर लो। क्यों मारना है खुद को? तो वो सुपर वुमन का जो ये तमगा है ना, नहीं चाहिए। तो वो एक, और दूसरी बात, मेहर एक्चुअली मेरी
मेरे साथ तो ये था कि मैं बहुत लंबे वक्त तक सिंगल पेरेंट रहती थी, मनीष नहीं रहते थे, और बहुत मतलब कई बार ऐसा होता था कि हफ्तों महीनों नहीं है, और मैं मतलब PTMs के लिए जा रही हूँ, बच्चों की वैक्सीनेशंस के लिए जा रही हूँ, और तो उसमें फिर आप उस तरह से फिर बैलेंस करते हैं कि जब आप ढूंढते हैं, जैसे अगर 2.5 महीने की उनकी गर्मी की छुट्टियाँ हैं, तो आप फिर वो टाइम फिर अपने परिवार को देते हैं, फिर आप कोई काम नहीं करते, सब वो जो है ना, देन यू जस्ट मेक इट वेरी प्रायोरिटी आपकी, तो वो क्लैरिटी मुझे लगता है कि सबसे, कि आपको आपके लिए आपकी प्रायोरिटी क्या है उस वक्त, और वो प्रायोरिटी भी एक रस नहीं हो सकती, वो बदलती रहती है, यू हैव टू रिकैलिब्रेट, यू हैव टू कीप गोइंग बैक टू द ड्राइंग बोर्ड एंड कीप सीइंग कि भाई अभी क्या काम कर रहा है, तो उसके हिसाब से मैं तो 3 महीने पे स्ट्रैटेजी बनाती थी और प्रायोरिटाइज करती थी। कंसल्टेंट घर में IITians और कंसल्टेंट्स होने का ये मैंने बहुत फ़ायदा उठाया। बट अगेन ये एक मंत्र है जो आप बातचीत कर रही हैं ना, उसमें बहुत सारी चीज़ निकल के आ रही हैं। मैं एज अ वुमेन भी, मतलब उनके लिए भी गाइडेंस है, एज अ मदर भी, जैसे आपने बताया नहीं, हम लोग में अभी भी आई थिंक 70-80% लोग ना ज़िंदगी जैसे आती वैसे जीते चले जाते हैं। प्लान करने वाले लोग बहुत कम है। हम लोग फाइनेंशियल प्लानिंग कर लेते हैं कई बार कि अच्छा नौकरी होगी 2 साल 3 साल के बाद आपको ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, वो भी कम हो जाएगा, देख लेंगे। लेकिन जो आपने बताया ना, बहुत अच्छी चीज़ बोली है कि आपको, आप तो 3 महीने बता रहे हैं, लेकिन लोग मतलब कुछ ना कुछ तो प्लान करना चाहिए ना, कि अच्छा ठीक है मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये लाइफ में ये पाना है। अब ऐसे नहीं होगा कि आप चलते जाएँ कि हो जाएगा, तो फिर आपको फिर तो आई थिंक जो बचा कुछ होगा वही मिलेगा आपको। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो कभी नहीं किया। मैंने तो हमेशा 3 महीने 6 महीने साल भर पे अपनी हालत कि सर्कमस्टांसेस क्या है, परिस्थितियाँ क्या हैं, आप क्या करना चाहते हैं, मार्केट किस तरह से बदल गया है, आपको नए किस तरह के स्किल सेट की ज़रूरत है। अब AI सीखना है तो सीखना है भाई, ChatGPT साथ काम करना है तो आप बेस्ट तरीके से कैसे कर सकते हैं। आपको कोई एक और स्किल सेट करना है तो आप सीखना है, आपको यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड। तो ये उसमें भी मदद करता है, और दूसरा उसमें भी मदद करता है कि आप फिर आपको गैप्स दिखने लगते हैं। सो 3 चीज़ें which is equally relevant to being a screenwriter and or a freelancer or being an adult that you want to be, जो बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है। जो प्लानिंग की बात कही आपने, वो प्लानिंग, सेविंग और गोल मेकिंग। सो प्लानिंग और गोल मेकिंग में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि गोल मेकिंग आप पहले करते हैं और प्लानिंग उसका ब्रेकडाउन होता है। उस प्लानिंग में फिर आपको वो दिखने लगता है, गैप्स दिखने लगते हैं कि कहाँ पे किस तरह के सपोर्ट सिस्टम की आपको ज़रूरत है। आपको इन दिनों ट्रैवल करना है तो आप किससे पूछेंगे, आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे, आप काम में कितना स्टेप बैक करेंगे, कितना एक्सेलरेट करेंगे। सो गोल सेटिंग के हिसाब से ये है कि आपने तय कर लिया कि मुझे साल भर में ये करना है, 2 साल में ये करना है, 5 साल में ये करना है, जो भी फाइनेंशियल गोल्स होंगे, एकेडमिक गोल्स होंगे, स्पिरिचुअल गोल्स होंगे, हेल्थ गोल्स होंगे, पर्सनल गोल्स होंगे, फैमिली गोल्स होंगे, वो आपने गोल सेटिंग कर ली। उसके बाद फिर प्लानिंग की कि अच्छा ये करने के लिए मुझे ये, उसमें रियलिस्टिकली आपको समझ में आ जाएगा कि क्या किस तरह की बात मैं कर रही हूँ, ये तो मतलब आप प्रैक्टिकल, हाँ आप प्रैक्टिकल नहीं है। सो वो भी क्लैरिटी होने लगती है। और तीसरा जो होता है ना कि वो बहुत ज़रूरी होता है, कंटिजेंसी के लिए सेविंग। हम जिस तरह के वॉलेटाइल मार्केट में रह रहे हैं, जहाँ एक ब्लैक मंडे 2-2 लाख करोड़ पूरे के पूरे देश के एक्सचेकर से साफ कर जाता है, तो उसका रिपल इफेक्ट तो हम पे पड़ेगा ही ना। हमारे पास काम नहीं होगा, नौकरियां जाएंगी, सही बात, चीज़ें महंगी होंगी। तो उसके लिए कंटिजेंसी में आपने फाइनेंशियल प्लानिंग क्या की है। एंड अगेन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एज मच अ मैन एज इट इज़ फॉर वुमेन मोर प्रॉबेबली, क्योंकि उनको तो किचन भी चलाना है। सो ये 3 तो मतलब ये I wish I knew it in my mid-20s. अच्छा, आपने अगेन किचन का जिक्र किया, बातचीत की शुरुआत किचन से हुई थी और अभी भी हम किचन में बात कर रहे हैं। आप किचन में कितना टाइम देती हैं? मतलब नहीं, मुझे ये मैं बहुत ईमानदारी से कहती हूँ कि मैंने इतना ट्रॉमा देखा है ना किचन के अराउंड बचपन में। मतलब कुल मिलाकर आप ये कहना चाह रहे कि हम अगर आपके घर आएंगे तो कुछ खिलाएंगे? नहीं खिलाऊंगी, बस सिर्फ प्यार के लिए, मतलब सिर्फ प्यार के लिए बनाती हूँ, या फिर मुझसे बेहतर बनाने वाले लोग होते हैं तो मैं उनसे बनवाती हूँ। लेकिन मुझे बहुत पसंद है लोगों का आना, उनकी खातिर करना और खाना खिलाना। लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो आप खुद ही बनाएं। हाँ, बिल्कुल। और खाना बनाने के लिए भी ना, ये खाना बनाने की बात नहीं है मेहर। तो देखिए, आपकी कहानियाँ अगर कोई भी पढ़ेगा ना, देखेगा,
तो उसको लगेगा कि ये जेंडर की बात, महिलाओं की बात, जेंडर इक्वालिटी, मेन वीमेन का डिफरेंस जो है उसकी तरफ देखती हैं और बात करती हैं, और बात बहुत हद तक सच भी है क्योंकि कहानियों में ऐसा दिखता है। आप अपने पर्सनल लाइफ से मुझे कोई ऐसा वाकया बताइए जहाँ पर आपने देखा हो कुछ मेल और फीमेल के बीच या तो डिस्क्रिमिनेशन या इक्वालिटी, जो आपको अंदर से कह गया होगा अरे यार क्या बात है, कमाल है, मतलब इस तरह की चीज़ भी हो सकती है। 2 वाक़ये सुनाऊंगी मैं। 2017 की बात है, ठंड का वक्त था और तब हम नोएडा में रहते थे सेक्टर 37 में, और 7:30-8 बज रहे होंगे, बहुत देर नहीं हुई थी, लेकिन मैं उतर के और ATM से पैसे निकालने जा रही थी। और हमारे घर के पीछे जो है वो गोदावरी मार्केट उस समय अभी भी है, वहाँ था, तो बीच से एक गेट था और वो निकल के मैं जा रही थी अरुण विहार की तरफ, ताकि किसी बैंक से जो भी ATM नियरेस्ट ATM वहाँ से पैसे निकाल सकूँ। और मैं वॉक करते हुए जा रही थी, बहुत नज़दीक था, और मेरे बगल से एक मोटरसाइकिल गुजरी जिस पे पीछे बैठे हुए एक बहुत यंग लड़के ने मुझे मोलेस्ट किया। अच्छा। और जब तक मुझे समझ में आता कि क्या हुआ है, तब तक वो बाइक निकल चुका था, और उस लड़के में इतनी हिम्मत थी कि उसने पीछे मुड़ के और मुझे देखा बाइक चलाते हुए, और बहुत चैलेंजिंग तरीके से कि क्या कर लूँगी, देखते हैं। अच्छा। मैं उस रात सो नहीं पाई। मुझे लगा कि मेरे तमाम प्रिविलेजेस के बावजूद, मैं 2 बच्चों की माँ हूँ, mid-30s में हूँ, सक्सेसफुल हूँ, उसके बावजूद जब मेरे साथ ये हो सकता है तो फिर इस शहर में कौन सेफ है, और मेरे बच्चे तो कतई नहीं हैं। दूसरा वाक़या ये उसी दौरान हो चुका था या हो रहा था, वो ये था कि दिल्ली में पोल्यूशन इतना बढ़ चुका था कि बच्चे मेरे बीमार रह रहे थे, जैसा कि सब सारे घरों में बच्चे बीमार रह रहे थे, स्कूल्स बंद थे। तो मुझे लगने लगा था कि अब ये शहर रहने लायक नहीं है। तो मैंने स्कूल ढूंढना शुरू किया, और मैं गैंगटॉक के स्कूल में एक पहुंची, और जो कि कोएड स्कूल था, छोटा सा स्कूल था, ताकसे इंटरनेशनल स्कूल नाम है उसका। और जब मैं पहुंची, मुझे याद है कि हम अंदर घुसे तो प्रिंसिपल जो थी वो जो सीढ़ियाँ होती हैं ना पहाड़ों पे, तो सीढ़ियों की तरह वैसे ऊपर वैसे बना होता है, तो सीढ़ी पे बैठ के वो लैपटॉप पे अपने मैक पे काम कर रही थी। बच्चे सामने खेल रहे थे, और छोटे बच्चे जो थे ना वो एक स्नेल का उसका पीछा करते हुए और उसको देख रहे थे कि ये सेंटिपीड है और उसको कैसे चल रहा है, उसकी चाल कैसी है, और बहुत बहुत मतलब पूरा इंगेज्ड होके, और वो इस तरह से उसी में लगे हुए थे। और बगल में एक वॉलीबॉल कोर्ट था, जो मुझे बाद में पता चला, बास्केटबॉल कोर्ट सॉरी, जो मुझे बाद में पता चला कि इंडिया का हाईएस्ट बास्केटबॉल कोर्ट है, जस्ट इन टर्म्स ऑफ हाइट, ऑल्टीट्यूड। तो वहाँ पे 15, 16, 17 साल के बच्चों का ग्रुप जो था, लड़के लड़कियाँ दोनों मस्त, और मतलब एक दूसरे के साथ खेल रहे हैं, पुश कर रहे हैं जैसे खेलों में होता है। मुझे इतनी हैरानी हुई, मैं एक बेटे और बेटी की माँ हूँ, तो मैं ऐसा स्कूल लगातार ढूंढ रही थी जहाँ पर दोनों को एक जगह डाला जा सके, और जहाँ पे एक सेंस ऑफ ये हो कि दोनों के बीच का इंटरेक्शन हो, क्योंकि मेरे बच्चे ट्विन्स हैं, तो वो कभी अलग रहे नहीं, तो वैसी जगह हो जहाँ दोनों एक दूसरे से घुल मिल सके। मुझे नॉर्थ इंडिया में कोई ऐसा स्कूल नहीं मिला। तो फिर पहुँच गया आप गैंगटॉक? तो मैं गैंगटॉक पहुँची, तो फिर मैंने बहुत मैं हैरान हुई, और मैंने प्रिंसिपल को ये बात बताई कि मैं तो ऐसा स्कूल ढूंढ रही हूँ जहाँ किसी तरह का डिस्क्रिमिनेशन हो, और बच्चे ऐसे खेलते हो साथ में, लड़के और लड़कियाँ, और वो मुझे ऐसे देख रही हैं जैसे ये क्या अजूबी बात इन्होंने कह दी। मतलब बट दिस इज़ नॉर्मल, दिस इज़ हाउ इट इज़, ऐसे तो ऐसे ही होता है। तो मैंने तब तय किया कि ये स्कूल है, और बाद में फिर जब मैंने रिसर्च करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि वायलेंस अगेंस्ट विमेन सिक्किम में ऑलमोस्ट 0 के बराबर है। वहाँ ख़ास तौर पे महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार की घटनाएं नहीं होती हैं, मेट्रियार्कल सोसाइटी है, बहुत इज्जत है। तो ये वजह भी थी जो मुझे लगा कि गैंगटॉक सही जगह है। और ये दोनों वाक़ये एक्चुअली मेरे लिए, मेरे करियर को डिफ़ाइन करने के लिए बहुत मैं गैंगटॉक नहीं जा सकती थी अपना करियर बनाने के लिए, तो बॉम्बे वो शहर लगा जहाँ पे एक किस्म की आज़ादी है, सेफ्टी है, आप रात के 2 बजे 3 बजे धड़ल्ले से घूम सकते हैं, काम कर सकते हैं, और कोई नहीं पूछेगा, कोई ना आपको जज करेगा ना करेगा, तो सिक्योरिटी का मसला नहीं है। तो मुझे लगा कि मेरे बच्चों के लिए वो बहुत लिबरेटिंग शहर होगा। सो ये दोनों वाक़ये बहुत डिफाइनिंग मोमेंट्स थे मेरी ज़िंदगी के। अब मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि इतनी लंबी आपकी जर्नी रही, और आज एक बहुत ही कामयाब शख्सियत आप हमारे सामने है, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका क्या सबक रहा इस पूरी जर्नी में,
एज अ जर्नलिस्ट कह लीजिए, एज ए स्क्रिप्ट राइटर व्हाटएवर, पूरी जर्नी जो रही, अगर जो सबसे बड़ा 1, 2 या 3 जो सबक जो शेयर करना चाहें आप हमारे व्यूअर्स के साथ, वो ज़रूर करें। पहला कि एक सिंपल कॉन्सेप्ट होता है रेजोनेंस और डिजोनेंस का, कि जो चीज़ें हमको अच्छी लगती हैं, सही लगती हैं, वो रेजोनेट करती हैं, हमको पता होता है कि वो सही होती हैं, सही है हमारे लिए। मैं सही गलत के पैरामीटर पे नहीं बोल रही हूँ, हमारे लिए क्या सही गलत, वो रेजोनेट कर रहा है कि नहीं, ये हमें इस वक्त सही लग रहा है कि नहीं। अगर वो रेजोनेट कर रहा है तो उसको एम्पावर कीजिए, उसको क्वेश्चन मत कीजिए। और जहाँ डिजोनेंस है ना, जहाँ पे लग रहा है कि ये सही नहीं हो रहा है आपके साथ, आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को या फिर आपकी चॉइसेस को, और ये जेंडर एग्नोस्टिक है, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ औरतों के लिए, ये सबके लिए उतना ही, जो आपके लिए नरिशिंग फुलफिलिंग नहीं है, प्लीज़ स्टेप अवे फ्रॉम दैट, यू डोंट डिज़र्व टू बी देयर। क्योंकि मैं तो इस बात को बहुत शिद्दत से मानती हूँ कि इंसान होने का प्रिविलेज बड़ी मुश्किल से मिलता है, सही बात। राइट। और उसके साथ भी ये प्रिविलेज कि हमारे पास संसाधन है, ज़ुबान और भाषा जैसी इतनी बड़ी ताकत है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, एक चाहे जैसा भी हो, एक देश समाज इस तरह का है जहाँ लोग एक दूसरे को मार काट नहीं रहे, वरना तो युद्ध छिड़े हुए हैं हर जगह, तो किसी ना किसी किस्म का सुकून और शांति है। तो उस प्रिविलेज को गंवाते नहीं हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जिस चीज़, मतलब अगर कोई भी चीज़ जिसको आप बहुत शिद्दत से करना चाहते हैं, जो आपकी ज़िंदगी का मकसद या उद्देश्य है, चाहे वो जो भी हो, उसको पूरा कर लीजिए, क्योंकि दिस इज़ ओनली वन लाइफ दैट यू गॉट। और तीसरी जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये कि, ये बात मैं बार बार कहती हूँ, ऑलवेज सेव फॉर द रेनी डे, कंटिजेंसी प्लान हमेशा होना चाहिए। राइट। यू मस्ट नो व्हाट इज़ योर प्लान बी। बहुत ही अच्छी तरीके से आपने बताया कि क्या 3 चीज़ें आपने बताई हैं, और जो आपने बताया ना, खासकर कि अभी एक बहुत चर्चा हो रही है इस पर, एक किताब नर्स थी जिन्होंने, जो लोग जिनकी डेथ हो रही थी, उन्होंने बहुत सारे लोगों को इंटरव्यू किया या ऑब्जर्व किया, और उन्होंने बाद में, अभी मुझे नाम याद नहीं आ रहा उस बुक, उन्होंने लिखा कि लास्ट रिग्रेट ऑफ द लाइफ, तो सब ने 80% लोगों ने माना कि हमने अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से नहीं जिया। सो आई थिंक दैट इज़ द थिंग दैट यू आर ऑल्सो सपोर्टिंग, कि आपको अपने लिए भी जीना चाहिए। जी अनु, ये सब सारी बातें तो ठीक है, पढ़ाई लिखाई की, आप ठहरी बिहार की, ठीक है, और बिहार का बच्चा जब बाहर आता है ना, तो लोग समझते हैं यार, ऊपर से आप कह रहे हिंदी मीडियम, बिहारी हिंदी मीडियम, यानी अंग्रेजी जो है इसका ज्ञान थोड़ा सा, अंग्रेजी हल्का हल्का कमज़ोर होगा, लिटिल आता होगा। तो आपको अंग्रेजी आती है? उतना ही कि बेइज्जती नहीं होगी ना, ऐसा तो है नहीं, हमने कई जगहों पे आपको बोलते हुए सुना है। आई थिंक आपका इंग्लिश अब हम ये चाहते कि आप, पब्लिश्ड हाँ, कॉलमिस्ट इन इंग्लिश नाउ मिहिर। मुझे रिची मेहता ने नहीं ऐसे नहीं, अंग्रेजी बोल के सुने तभी मैं अच्छी बात समझूंगा। है, मैं टेस्ट कर रहे हैं हाँ, आपको इंग्लिश। क्या आपको अंग्रेजी आती है या नहीं आती है? तो रिची मेहता जो कि इंडियन डायस्पोरा नहीं, के, हिंदी है। मैं अरे तो उतना तो मतलब नहीं, अंग्रेजी में सुनना, तभी तो अंग्रेजी की टेस्टिंग होगी आपकी। उसके लिए आपको अंग्रेजी का सवाल पूछना पड़ेगा। So how do you think that can you write in Hindi or only in Hindi or in English or any other languages also? I would like to believe that I am a multilingual writer, but definitely a bilingual one. And if Hindi is my language of heart, English is a language of mind, English is the language of learning, English is the language of expanding myself, and it's a language that I have acquired, which is why I'm very proud of it, which is why I feel like there is nobody who must be challenging my English speaking skills, Oh Mr. my Mihir God. Ranjan. भाई देखिए, बिहार की बेटियों के लिए, ख़ास तौर पे बिहारी ने, समूचे हिंदुस्तान की बेटियों के लिए, मैं कहूँगा लड़कियों के लिए, कि कभी इंसान को कमतर नहीं आंकना चाहिए, चाहे शुरुआती दौर में आपने हिंदी में पढ़ाई की हो या किसी भी अपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में। अगर आपके अंदर इस बात का जज्बा है, इस बात की स्पिरिट है कि एक दिन मुझे ऊपर जाना है, तो यू कैन डू एनीथिंग, ठीक है। अब आपको मैं एक बात बताऊं, क्योंकि शो ख़त्म करेंगे, जब आप आने वाली थी तो मैंने सोचा कि मेरे लिए प्रोबेबल क्वेश्चन क्या हो सकता है जो अनु हो सकता है मुझसे पूछेंगी, या जब हम बात करेंगे और बताएंगे कि देखिए मैं भी IMC से पढ़ा था और आप भी IMC से पढ़ी थी, तो वो क्या कह सकते हो। तो मेरे मन में क्या थॉट आया वो सुनिए, क्योंकि आप थोड़ी बहुत फिल्में लिखती हैं। तो मैंने सोचा कि अगर अनु मेरे पास आएंगी तो पूछेंगे क्या कि तुम भी IMC से पढ़े, मैं भी IMC से पढ़ी, मेरे पास देखो क्या क्या है, ब्लू स्कार्फ है, ग्रहण है, उसके बाद से स्कूप है,
उसके बाद मेरे पास मैसेज भी है, तुम्हारे पास क्या है? तो मैंने इसलिए पहले से जवाब तैयार रखा था, मेरे पास भी मैसेज है। क्या खूब मैसेज तो करते हैं एक दूसरे को, होल्ड देयर क्लोज, मतलब ठीक है। तो अनु बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद कि आप आई और इसी बहाने हमारी दिल से बात हुई। जी। और मुझे उम्मीद है जो लोग आपको देखेंगे ना, वो सिर्फ कहानियाँ इसलिए नहीं कि आप कहानी लिखते हैं, वो इसलिए कि ज़िंदगी की कहानी उनकी भी हो सकता है सुनने के बाद एक मिलेगा, यार मैं भी ऐसा कर सकता हूँ। ये इंस्पिरेशन है, इंस्पायरिंग और एस्पायरिंग दोनों, कि वैसे बनना है और आप इंस्पायर भी कर रहे हैं। तो इसीलिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद। और हम चाहेंगे कि और आप कामयाब कहानियाँ लिखें, फिल्में उस पर बने, और मैं बाहर में कहूँ कि मैं उनको जानता हूँ बिल्कुल, और मैं उनसे क्या हूँ, कनेक्टेड हूँ। बिल्कुल कनेक्ट बना रहे। और प्रियंका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि बहुत लेयर्ड और नुआंस्ड सवाल आप लेकर आ रही थी, क्योंकि जो भी है जैसा भी है, एक औरत से जब दूसरी औरत या दूसरी माँ जब सवाल पूछती है ना, तो फिर वो बहुत ही मुझे लगता है सवाल भी दिल से निजी आता होते है हैं और दिल से जवाब भी- आता है, और जवाब भी बिल्कुल दिल से हाँ, और उसमें कहीं गुंजाइश नहीं होती किसी तरह की बेमानी की। नॉट टू से कि मेहर आपने ऐसे सवाल पूछे जिसमें मैं नहीं, यहाँ इसकी तारीफ कर नहीं, दीजिए। नहीं सच में कि ये अपने आप में बहुत होलसम एपिसोड था, क्योंकि इतनी सारी बातें हमने की है जिसमें परवरिश के बारे में है, एम्बिशन के बारे में देखिए, है। लाइफ के लेसन्स में कहूँगा, बिल्कुल टोटलिटी में अगर कहूँगा, इट्स लेसन्स ऑफ लाइफ, जो किसी के जीवन में हो सकता है। बिल्कुल। और लेकिन आई मस्ट से कि बहुत मज़ा आया इस बातचीत। चलिए, आप जल्दी से कोई दूसरी कामयाब फिल्म लिखिए जो जी। सुपर हिट होगी, फिर मैं दोबारा बुलाऊंगा जी, बिल्कुल। पार्ट 2 के लिए। बिल्कुल। सीजन्स का मौसम है ना, हाँ। सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3, तो हम ऐसे ही अनु को सीजन 1 ये है, सीजन 2 भी बुलाएंगे, 3 भी बुलाएंगे, 4 बुलाएंगे, इंशाल्लाह जो है सीजन का सिलसिला चलता है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मुझे लगेगा मेरे पास कहने को क्या है, लेकिन ठीक है, तब तक नई कहानियां बन जाएंगी और कुछ थपेड़े देकर कुछ और सिखा जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू।